नमस्कार दोस्तों। हम लोग ने एसएम के दो चैप्टर्स बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लिए हैं, जिसमें से एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 और एक था चैप्टर नंबर 4। अब यहाँ पे बारी आई है चैप्टर नंबर 3 की। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। कई ऐसे हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी साथ साथ जो है वो लेते जाएंगे ताकि चीजें जो है वो रिलेट हो। अगेन एक बार हम लोग को यहाँ पे कोशिश करनी है कि कैसे कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा बातें समझ सके और हमारे इस रिवीजन को सफल बना सके। पहले एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हर बात को हम डेफिनेटली कवर करेंगे, बट बिफोर दैट एक बार हम लोग को आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, तो थोड़ी सी कवरेज हम लोग के लिए जो है वो एक बार रोड मैप बन जाता है कि यार इजी पड़ेगा, राइट। जिसमें से सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो वी विल टॉक अबाउट योर की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। जी हां, की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के बारे में हम बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको जो है 4 नए नए जो है वो ड्राइवर्स देके रखे हुए की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, जिसमें एक है इंडस्ट्री और मार्केट, दूसरा है कस्टमर, तीसरा है प्रोडक्ट और सर्विस एंड चौथा है चैनल। पहले हम ये 4 ड्राइवर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आराम से, राइट। और उसके बाद हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेप में आएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंस एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये दो टॉपिक खत्म करने के बाद हमारा जो तीसरा अप्रोच होगा वो है कि हमारे माइकल पोर्टर जी ने जो हम लोग को बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी देके रखी हुई है, जिसमें एक है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रैटेजी, इनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चौथा पार्ट हैंडल करेंगे विच इज मेंडलोस मैट्रिक्स, जो हम लोग को शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स किस तरीके से मैनेज करना है वो हमें सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे, सो हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। देखो यहां पे ये जो पूरा चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर 4 ऐसी बातें हैं जो हम लोग के बिजनेस को जाननी बहुत जरूरी है, जो हम लोग के बिजनेस को कैसे ना कैसे करके ड्राइव करती है, एक फोर्स प्रोवाइड करती है। जिसमें से सबसे पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि हम किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, हमारा एग्जैक्टली मार्केट कौन सा है। दूसरा हम लोग को यह जानना जरूरी है कि हमारा कस्टमर कौन है और हमारा कंज्यूमर कौन है। जी हां, इन दोनों में डिफरेंस है, हम समझेंगे इनफैक्ट कैसे कंपनीज इन दोनों को ही इवैल्यूएट करके अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरा हम लोग के लिए जानना जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का है और कैसे मैं अलग अलग तरीके की यहां पे मार्केटिंग कर सकता हूं। एंड आखिरी कौन सा चैनल मैं यूज करूं टू सर्व माय मार्केट, राइट। तो ये 4 बातें हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बट ये चारों मिलाकर हमारे लिए होंगे स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है इंडस्ट्री एंड मार्केट। सबसे अगर बेसिक फॉर्म में मैं बात करूं तो इंडस्ट्री का मतलब ऐसा हो गया कि भाई कोई ऐसे लेट्स से कि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करता हूं। किसने कहा कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री होगा? वेल यहां पे ऐसा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर मैं किसी इंडस्ट्री को डिनोट कर रहा हूं तो इट इंडिकेट्स कि बॉस जितने भी फर्म जिनको मैं उस कैटेगरी में डाल रहा हूं, ये सारी की सारी जो फर्म है वो टेलीकॉम को लेकर ऑपरेट करती है, टेलीकॉम के अराउंड रिवॉल्व करती है। यहां पे स्पेक्ट्रम की बातें होती है, कॉल्स की बातें होती है, इंटरनेट की बातें होती है। तो मतलब यहां पे ऐसा हो गया कि एक इंडस्ट्री का मतलब ऐसा हो गया इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनीज जो कि आपके सेम टू सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज देने की कोशिश कर रही है, और इनका जो मार्केट है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, राइट। तो यहां पे मार्केट जो है वो दूसरा वर्ड आ गया कि मार्केट क्या हो जाता है। देखो मार्केट अगर मैं बेसिक सेंस में बात करूं, स्टॉक मार्केट, सब्जी मार्केट, हर एक चीज के अगर आप आगे मार्केट लगाते हो तो इंडिकेट्स की एक ऐसी जगह जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं भाई तू कितने में देगा, भाई मेरे को तो ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा, यहाँ पे अल्टीमेटली जो है वो इतने में मैं नहीं दे पाऊंगा, क्या इस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। कुल मिला के अगर लेट्स से कि मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो एक बायर और सेलर जानता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम अ बायर कि मुझे ये शेयर कहां पे बेचना है, और एक सेलर भी जानता है कि मुझे ये शेयर जो है सॉरी बायर जो है वो ये जानता है कि मुझे ये शेयर कहां से खरीदना है, और सेलर ये जानता है कि मुझे ये शेयर कहां से बेचना है। लेकिन इन दोनों को ही पता है कि कोई लोकेशन अगर हम लोग के लिए प्रिसाइजली सबसे ज्यादा हमें वॉल्यूम लाके देगी, सबसे ज्यादा हम लोग को जो है वो एज इन बोलते हैं ना हमारे जो नीड है उसको सेटिस्फाई करेगी, तो वो हमारा स्टॉक मार्केट ही हो गया। बिकॉज एक बायर ये इंटेंशन के साथ उस मार्केट में घुस रहा है कि यार बहुत सारे सेलर होंगे स्टॉक के जो मुझे बेचना चाहेंगे, और एक सेलर इस इंटेंशन के साथ घुसता है कि यार सारे बायर्स को पता है कि अगर लेट्स से की चीजें खरीदनी है तो उसे यहीं पे आना है। तो मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह हो गई जहां पे बायर और सेलर मिलकर आपस में टर्म्स नेगोशिएट कर रहे हैं और डील डन कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा मार्केट कौन सा है, बट ये जो मार्केट है उससे ज्यादा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर भी हमें थोड़ा सी कैटेगराइज करनी पड़ेगी कि हमारे असल कंपटीशन कौन सी है। देखो ऐसे अगर मैं बात करूं कार इंडस्ट्री की, अगर हम कार इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे BMW भी है, वहां पे मर्सिडीज भी है, वहां पे टोयोटा भी है, वहां पे मारुति सुजुकी भी है। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स। लेकिन फॉर अ मारुति सुजुकी अगर मैं बात करूं तो ही इज नेवर एवर एवर फील थ्रेटेंड थ्रू द BMW और फ्रॉम मर्सिडीज।
टोयोटा से वो बिल्कुल थ्रेटन फील करेगा, या टाटा की कई गाड़ियों से जो है वो थ्रेटन फील करेगा, फॉर द रीजन बीइंग सिंपल कि यहाँ पे मारुति जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में कंपीट कर ही नहीं रही है, वो तो आपकी जो है वो मिडिल क्लास सेगमेंट में कंपीट कर रही है। तो उसका जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप जो है वो पूरी इंडस्ट्री की सारी कंपनीज नहीं है, उसकी अपने एरियाज की कंपनीज है जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहा है। तो यहां पे आपका जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला ये चैप्टर है, ये बोलता है भाई देख, अगर तू सबको अपना कंपटीशन मानेगा तो इसमें बहुत गलत है। ऐसे तो इंडस्ट्री में हजारों प्लेयर होंगे, कोई इलेक्ट्रिक कार दे रहा होगा, तो कोई प्रीमियम सेगमेंट में जो है वो एज इन स्पोर्ट कार बेच रहा होगा, तो कोई यहाँ पे एज इन ऐसा है कि भाई कार तो आप जैसी बेच रहे हैं बट उसकी ब्रांडिंग जो है वो ऐसी वैल्यू परसीव करा रही है जो बहुत ही प्रीमियम है, जो अलग आपके कस्टमर्स को टारगेट कर रही है। बट तुझे यहां पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि तेरा असल कंपटीशन कौन सा है। अगर तू भी स्पोर्ट कार्स में जो है वो ऑपरेट कर रहा है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तू भी प्रीमियम में बेच रहा है, तो तेरा यहां पे हो सकता है कि भाई सेगमेंट फरारी वाला हो सकता है कि यहां पे वो तेरा सबसे बड़ा जो है वो एज इन ग्रुप के अंदर कवर होता है, सबसे बड़ा जो है वो एज इन कंपटीशन होता है, राइट। तो यहां पे एक टेक्निक आपको देके रखी हुई है टू आइडेंटिफाई कि असल में आप पूरे इंडस्ट्री में कहां पे लाइव करते हो और कौन आपके स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स में आते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली आपको जो है वो थ्रेटन करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनको फर्क भी नहीं पड़ता आपकी एग्जिस्टेंस से, वो आप यहां पे देखोगे। और उसके बाद अब मेरे को हर एक जो कंपनी है उनके मूव्स को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उनके ही मूव्स को देखना है जो मेरे उस स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो आप दो जो है वो वेरिएबल के बेसिस पे ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो। हमने यहाँ पे एग्जांपल जैसे लेके रखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने एक जगह पे जो है वो प्राइसिंग ले ली है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें इस एक्सेस की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्राइसिंग, और सेकंड एक्सेस में हम लोग ने जो है वो लेके रखा हुआ है मॉडल। अब यहाँ पे हैचबैक, सिडान और एसयूवी, ये तीन मॉडल हो सकते हैं। अगर हम हैचबैक की बात करें, छोटी कार हो गई, कॉम्पैक्ट कार हो गई। सिडान की बात करें तो थोड़ी सी लंबी होती है। एसयूवी की बात करें तो एज इन चौड़ी भी होती है, अच्छी खासी एकदम बल्कि दिखती है। तो इन सच केस यहां पे प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो प्राइसिंग और मॉडल को ध्यान में रखते हुए मैं जो ऑल्टो है, वैगनआर है और नैनो है, इनको मैं ऐसे डिप्लॉट कर सकता हूं कि ऑल्टो मेरी इधर आती है, वैगनआर इधर आती है, नैनो इधर आती है, विच इज अ हैचबैक जो कि कम प्राइस पे बिक रही है। सेम अगर मैं यहां पे हैचबैक की बात करूं जो प्रीमियम प्राइस पे बिक रही है, तो वो मिनी कूपर हो गई या बलेनो हो गई एक तरीके से, राइट। अगर लेट्स से कि मैं यहां पे बात करूं सिडान की, तो वर्ना और डिजायर सिडान है बट वो लो प्राइसिंग में आती है। वहीं अगर मैं BMW7 की बात करूं, टेस्ला की बात करूं, रॉयल्स रॉयस की बात करूं, तो ये हाई प्राइस सेगमेंट की बात कर दे। एसयूवी की बात करें तो ब्रिजा और नेक्सॉन हो गया। वहीं अगर मैं हाई प्राइस की बात करूं तो हमर और रेंज रोवर हो गया। अब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आई एम ए कंपनी जिसका नाम है मारुति सुजुकी, और मुझे ऐसा देखना है कि यार मेरी जो वैगनआर है उसके अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज हो जो कि मेरे कस्टमर्स को पसंद आए, तो यार मैं उसको इलेक्ट्रिक करूं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि टेस्ला मेरी जो है वो दूसरे सेगमेंट में फॉल हो रही है, वहां से मेरे को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं आ रहा है। वहां से तो ऐसा है कि मेरा कस्टमर जो है वो जब वहां पे जा रहा है तो कभी मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मुझे जो सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग हो रही है वो ऑल्टो, वैगनआर, नैनो जो मेरे सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, या इसी सेगमेंट के अंदर जो ऐसी कार जो हैचबैक है अलॉन्ग विद दैट बहुत ही सस्ते प्राइस पे बिक रही है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऊपर BMW 7 सीरीज की, दे आर नेवर एवर थ्रेटन फ्रॉम द डिजायर, बिकॉज उनको पता है अगर उनका कस्टमर है ना तो ही वांट प्रीमियम क्वालिटी, उसको चाहिए कि भाई मेरा जो लोगो है वो मेरी हैसियत बताए। तो इन सच केस उसके लिए जो कॉम्पिटिशन इट कैन बी रॉयल्स रॉयस, टेस्ला, मर्सिडीज, राइट, बट उसके लिए कभी भी जो है वो वेरना और डिजायर जो है एज एन कंपटीशन नहीं होगा। तो यहां पे जब आप इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हो तो आपको 4 स्टेप परफॉर्म करने चाहिए, जिनको आप शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हो आईपैड। जहां पे आई में आप जो है वो आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से कॉम्पिटिटिव फीचर के बेसिस पे आपको इंडस्ट्रीज को जो है वो डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे 2 एक्सेस में आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल में प्राइस ले लिया और कौन सी मॉडल है वो ले ली, वैसे ही आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो। जैसे आप एक जगह पे ले सकते हो ज्योग्राफिकल कवरेज, और दूसरा ले सकते हो कि भाई कितने अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट ऑपरेट करता है या कितने अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट सर्व करता है। फॉर एग्जांपल सर, एक जगह पे मैंने ले लिया प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ कि भाई मैं कितने नंबर ऑफ मॉडल सेल करता हूं। अब ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, अरे ढेरों मॉडल सेल करते हैं सर। इनके तो ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे, उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट इनको मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात कर लूं सैमसंग की, एप्पल की, तो कंपैरेटिवली इनके जो नंबर ऑफ मॉडल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। 3 3 महीने में एक एक लॉन्च होता है या 4 4 महीने में एक एक लॉन्च होता है। तो इनके लिए एक फैक्टर अगर मैं यहां पे बात करूं तो इट कैन बी प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, और दूसरा हो सकता है कि यहां पे फैक्टर हो डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि कितने वो लोग फैले हुए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन प्लस हो गया, पहले वन प्लस यूज्ड टू सेल देयर फोन थ्रू वेबसाइट्स ओनली, तो उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन सिर्फ लिमिटेड था। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि भाई मैं एज ए ओप्पो क्या वन प्लस से थ्रेटेंड हूं, तो शायद ना, बिकॉज लोग तो यहां पे जो है वो रिटेलर के दुकान में आ रहे और मोबाइल खरीद रहे। शायद उस वक्त वन प्लस जब बिकता ही नहीं था दुकानों के अंदर, तो मेरे लिए वो डायरेक्ट थ्रेटन था ही नहीं। अब ऐसा हो गया कि वन प्लस जो है वो
एज इन दुकानों में भी बिकना चालू हो गया है। तो मुझे देखना है कि जिस लेट्स से कि क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूं, इनमें से कौन से मेरे लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बिकॉज क्योंकि आप ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना रहे हो, तो प्रोबेबली इसके अंदर मैक्सिमम आप जो है वो दो क्राइटेरिया ही ले सकते हो। तो आपको देख लेना है कि आपको कौन से क्राइटेरिया लेने हैं। जैसे प्राइस और क्वालिटी एक क्राइटेरिया हो सकता है जो आप एक एक्सिस पे लिखो। ज्योग्राफिकल कवरेज एक क्राइटेरिया हो सकता है, कितना ज्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, बोलता है कि भाई अब से हमारी जो सेमीकंडक्टर चिप है वो हम खुद ही बना लेंगे, या अब से जो है वो हम लोग अपनी जो सॉफ्टवेयर की चिप है वो इंटेल से नहीं परचेस करके खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेंगे। तो वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। यहां पे अगर मैं बात करूं ओप्पो और वीवो की, दे आर नॉट एट ऑल वर्टिकली इंटीग्रेटेड। इनका तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही यहां पे गूगल इनको दे रहा है, एंड्रॉइड इनको दे रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है। यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप किनको यूज करते हो टू सेल योर प्रोडक्ट्स, राइट। तो इनमें से देखना एग्जैक्टली कि कौन से दो क्राइटेरिया मेरे लिए जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, और उसके बेसिस पे यहां पे मैं क्या करूंगा, ये दो वेरिएबल के मैप पे प्लॉट करूंगा, जैसे मैंने यहां पे प्लॉटिंग करके रखी हुई है। देन मैं सर्कल असाइन कर दूंगा उन स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स को। अब ये सर्कल असाइन करते वक्त मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल BMW 7 सीरीज, टेस्ला और रॉयल्स रॉयस को हम अगर कोई सर्कल असाइन कर रहा हूं, तो वो कितना मार्केट शेयर कंपोज करते हैं उसके हिसाब से मैं सर्कल की साइज ड्रॉ करूं। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे XYZ का जो सर्कल है वो छोटा है, बट PQR का सर्कल बड़ा है, बिकॉज PQR का जो मार्केट शेयर है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू XYZ। तो भले वो कैटेगरी वहां पे उतनी सी है कि इधर ही PQR फॉल होता है, बट इनके यहाँ पे सर्कल हमने बड़ा बना दिया। इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि भाई मार्केट कौन से सेगमेंट में बड़ा है और कौन से सेगमेंट में छोटा है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें XYZ की, तो ये XYZ जो है वो बहुत ही छोटा कंपोज कर रहा है, उससे छोटा कौन कर रहा है, ABC, राइट। तो यहां पे हम लोग को सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं, और उसके बाद सर्कल्स जो है वो मेक श्योर करना है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। मतलब PQR मिला के पूरे इंडस्ट्री में अगर 100 यूनिट बिक रहे हैं तो उनमें से उनका कितना बिक रहा है। तो इस तरीके से हमारे चार यहां पे फैक्टर हो गए। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव फीचर, जिसके बेसिस पे आप प्लॉट करना चाहते हो। चलो आपने निकाल लिए, अब प्लॉटिंग कर लो। प्लॉटिंग करने के बाद आप असाइन कर लो आप कहां पे फॉल होते हो, या कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स है जो आसपास फॉल होते हैं, एंड देन उनके यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, और फिर आपको पता चल जाएगा व्हाट ऑल आर द स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स आर देयर इन द होल इंडस्ट्री। और ये हम लोग का पहला जो इंडस्ट्रियल एनालिसिस है वो खत्म होता है, जो हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का पहला पॉइंट। अब दूसरा है कस्टमर। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना, हु इज योर कस्टमर एंड हु इज योर कंज्यूमर। देखो हम लोग को किसी किसी को तो पता रहता है, किसी किसी को नहीं पता रहता है, बट यहां पे थोड़ा सा मैं अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट करूं कि कोई आदमी आके आपके दुकान से कोई चीज खरीदता है तो वो आपका कस्टमर हो गया। अगर वही बंदा उस चीज को यूज कर लेता है तो वो कंज्यूमर भी हो गया। बट हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि खरीदने वाला इंसान अलग होता है और कंज्यूम करने वाला इंसान अलग होता है। सर एग्जांपल यहां पे दे दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब सीए की कोचिंग डिसाइड करते हो कि यार मुझे कहां से लेनी चाहिए, तो इन सच केस यू आर द कस्टमर्स और यू आर द कंज्यूमर्स, बोथ यू आर। बिकॉज वहां पे आपके जो पेरेंट का डिसीजन है वो उतना ज्यादा मेजर आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बिकॉज आप यहाँ पे मार्केट को ज्यादा अच्छे से जानते हो। यू नो कि भाई कौन सी फैकल्टीज आपके लिए अवेलेबल रहती है, यू नोस कि भाई कौन सी फैकल्टीज क्या देती है, किस तरीके से जो है वो कंटेंट सर्व करती है। यूट्यूब में भी काफी उनके आपने डेमो लेक्चर्स देखे रहेंगे, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि यार इसका मेरे को कंटेंट पसंद आ रहा है, आई शुड परचेज हिज लेक्चर, और मैं ही इसे देखने वाला हूं। तो इस केस में कंज्यूमर भी आप हो, कस्टमर भी आप हो। लेकिन जब आप 9th-10th में थे या 7th-8th में थे, 7th-8th की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेरेंट यूज्ड टू मेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ। पेरेंट जो है वो बोलते थे कि यार इसको तो क्या ही पता है कि कौन क्या पढ़ाता है, उल्टा ये तो उसके पास जाना चाहेगा जिसके यहाँ पे सबसे कम पढ़ना हो। तो इसके लिए सबसे बेहतर चॉइस जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वी आर द वन। तो उस केस में हमारे लिए जो कस्टमर है वो आपके पेरेंट्स हो गए, और जो कंज्यूमर है वो आप खुद हो गए। देखो सिंपल सी बात है, कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो प्राइसिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखेगा कि यार जब मैं प्राइस एज इन सामने वाले को पे कर रहा हूं तो वो मेरे लिए एक पेन पॉइंट है कि यार दुख हो रहा है प्राइस पे करते वक्त। बट यहाँ पे वैल्यू किसको मिल रही है, कंज्यूमर को मिल रही है। तो बहुत ही एक थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग केस आ जाता है कि इस केस में कंज्यूमर्स और कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बायजूस की बात कर लेता हूं। वेल दे लिटरली अट्रैक्टेड देयर कंज्यूमर्स थ्रू देयर वीडियोस, बट कस्टमर आर रिलेक्टेंट टू बाय फॉर द वेरी सिंगल रीजन बिकॉज दे नो दैट कि यार ये वीडियो खरीद तो लेगा बट देखेगा नहीं। इसलिए पेरेंट जो है वो हमेशा यही प्रेफर करवा रहे थे कि बच्चा जो है वो फिजिकल कोचिंग जाए रादर देन गोइंग फॉर द ऑनलाइन कोचिंग, बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली जो है वो थोड़ा सा डिसीजन किसके हाथ में था, आपके जो
कस्टमर्स है उनके हाथ में था, द वन हु इज परचेजिंग द प्रोडक्ट। तो वो बहुत सारी बातों को देख के परचेज करते हैं, जिसके लिए मैं खरीद रहा हूं उसके लिए कितना वैल्यूएबल होगा, मेरे लिए कितना सस्ता पड़ेगा, मेरे लिए कितना महंगा पड़ेगा, सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं पाएगा, सामने वाले के नेसेसरी है तो खरीदना ही पड़ेगा, कई बातें हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स हो गया, अगर मैकडॉनल्ड्स की हम बात करें बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज की, लेट्स से कि अगर मैं मान के चलता हूं कि 1 से 15 साल के बीच का बच्चा उस लेट्स से कि बर्गर या फ्रेंच फ्राइज को कंज्यूम करता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 1 से लेके 15 साल के बच्चे के पास पैसे नहीं होते, उनके पेरेंट के पास पैसे होते हैं, तो दे नीड टू कन्विंस बोथ, उनके पेरेंट को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि यार हमारी जो है वो एज एन आप प्रोडक्ट खरीदिए, एंड अलोंग विद दैट उसके जो कस्टमर्स है और कंज्यूमर्स है उन दोनों को भी जो है वो एज एन ये वैल्यू सर्विंग लगना चाहिए। कस्टमर्स को तो प्राइस में भी जो है वो सस्ता पड़ना चाहिए, फॉर अ कंज्यूमर इट शुड बी टेस्टी एंड ऑल राइट। और इसीलिए ये दोनों बातों को ध्यान में रखते दे स्मार्टली डिजाइंड हम लोग की सबसे प्यारी मील, दैट इज मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील। अब उसमें उन्होंने जो है वो कितना ज्यादा कॉन्शियसली जो है वो थॉट डाला है कि यार बच्चे को पसंद आनी चाहिए, खिलौना डाल दो, यार बच्चे को पसंद आनी चाहिए, टेस्टी बर्गर रहेगा तो पसंद तो आ जाएगा, कोक भी दे दो साथ साथ। बट यहाँ पे पेरेंट के अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो फॉर देम हैप्पी मील वाज अ कांसेप्ट जहां पे सिर्फ लेट्स से कि 100 रुपए के नोट पे आप एक बच्चे का पेट भर पा रहे हो। तो इन सच केस अब आपके सामने अगर चॉइस है कि यार बाहर खा ही रहा हूं तो मैं रेस्टोरेंट को अवॉइड करके मैकडी में भी खा सकता हूं, बिकॉज पैसे भी मेरे बचेंगे, अलोंग विद दैट यहाँ पे सस्ता भी पड़ेगा, प्लस यार बच्चा भी खुश है, बच्चे की खुशी में मेरी खुशी। तो ये कुछ जो है वो ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वाइल सेलिंग योर प्रोडक्ट। जब आप बेचने जा रहे हो तो ठीक से इवैल्यूएट करो यार खरीद कौन रहा है और कंज्यूम कौन कर रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग है तो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों के जो है वो बाइंग डिसीजंस क्या है, कौन किसको कितना मेजर इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे यूजुअली स्मार्टली जो बहुत सारे ऐसे मेला वगैरह होते हैं उसके अंदर, या फिर आप समझ लो ट्रेन हो गई, उसके अंदर कोई जो खिलौने आप बेचने वाला है वो हमेशा बच्चे को अट्रैक्ट करेगा खिलौने के लिए, लेकिन फाइनली जब बात आती है पेरेंट की तो नेगोशिएट वो उनके साथ करेगा प्राइसिंग। तो प्राइसिंग जो है वो पेरेंट को जचनी चाहिए और बच्चे को अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा हु इज कंज्यूमिंग एंड हु इज परचेजिंग। तो ये आपके दो बातें जो है वो आपको थोड़े से इवैल्यूएट करने पड़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अ सिंपल बाइफरकेशन येट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बाइफरकेशन कि कंज्यूमर्स आर द वन हु फाइनली यूज अ प्रोडक्ट व्हाइल द कस्टमर्स आर द बायर्स। आपको मेक श्योर करना है अ कस्टमर कैन बी अ कंज्यूमर्स, वाइस वर्सा द केस, बट फॉर अ प्राइसिंग पर्सपेक्टिव कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्राइस डिजाइन कर रहे हो कस्टमर को सोच के करो, और जब आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, डिजाइन दे रहे हो, यूजिबिलिटी दे रहे हो, तो कंज्यूमर्स को देख के दो, बिकॉज वो बंदा जो है वो एक सेंटर में है, उसे अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा देयर इज नो सेंस कि कस्टमर क्यों उसे खरीदेगा, राइट। सो ये हम लोग का पूरा मुद्दा हो गया विद रिगार्ड्स टू कस्टमर, राइट। उसके बाद आ गया आपका प्रोडक्ट और सर्विस। कहते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका बहुत ही अच्छा मार्केट में नाम होना चाहिए, अलोंग विद दैट लोग आपके जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए कहीं ना कहीं भले फिजिकली अट्रैक्टेड ना हो बट साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में होना चाहिए कि चाहिए तो यही ब्रांड का। ये बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। हमने इनफैक्ट ये बचपन में पढ़ा भी है, देयर शुड बी ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्यों जरूरी है, जस्ट फॉर अ सिंगल फैक्ट कि सामने वाला कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीदे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके दिमाग में तो रहे कि यार हाँ नाम क्या था, कलर क्या था प्रोडक्ट का, क्यों मैं खरीद रहा हूं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है टू क्रिएट अ ब्रांडिंग। और कैसे मैं ब्रांडिंग क्रिएट कर सकता हूं, कैसे लोगों को बार बार जो है वो एज एन इन्फ्लुएंस कर सकता हूं टू बाय माय प्रोडक्ट। और इसी के लिए आपको बहुत सारी जो है वो स्ट्रैटेजी मार्केटिंग टेक्निक देके रखी हुई है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। काफी इससे जो है वो एज एन 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है इट इज ऑगमेंटेड एंड एनलाइटेंड मार्केटिंग। तो हम पढ़ेंगे, इसका जो कोड वर्ड बन जाता है इट इज सैड स्कोर्स टू डीपी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि 3 ऑब्जेक्टिव, एक तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, आपको पैसा मिलना चाहिए, प्लस आपका मार्केट शेयर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अब सर मार्केटिंग की टेक्निक पे हम आते हैं। सबसे पहले आता है सोशल मार्केटिंग। देखो सोशल का मतलब सोशल मीडिया मत समझना, गलत हो जाओगे आप। सर सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? वेल सोशल मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि हमें ऐसी मार्केटिंग करनी है जो सोसाइटी को हिट करे, जो सोसाइटी के किसी आइडिया को प्रमोट करे, या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कोई हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पे बात करें मूवीज की, तो मूवीज में ऐसा है कि भाई एक ऐसा एक्टर है जो हर मूवी में रोल प्ले करता है, जो आपका मूवी स्टार्ट होने से पहले आता है, विच इज मुकेश। अब ये मुकेश का जो एड है वो गवर्नमेंट ने कॉन्शियसली प्ले करके रखा हुआ है कि भाई थिएटर में मूवी चालू होने से पहले इसका एड दिखना ही चाहिए, राइट। बिकॉज यहां पे वो एक सोशल आइडिया देना चाहता है कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड नॉट कंज्यूम टोबैकोस प्रोडक्ट। तो इसी तरीके के जो आइडियाज है उसको प्रमोट करने के लिए जो मार्केटिंग की जा रही है कि भाई कोई एक सोशल आइडिया है, कोई एक सोशल कॉज है, कोई सोशल प्रैक्टिस है। सोशल कॉज क्या हो सकता है? ब्लड डोनेशन हो गया। सोशल प्रैक्टिस क्या हो सकती है? स्वच्छ भारत का विधाता
सॉरी स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। तो ये सारे आपके जो है वो सोशल मार्केटिंग के एग्जांपल है, टू मेक अ चेंज, टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। तो इसमें मेनली आपके 3 टर्म इंपॉर्टेंट है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, जो कि सोशल आइडिया की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। बहुत मस्त मार्केटिंग है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं ऑगमेंटेड मार्केटिंग का। ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब ऐसा हो गया कि मैं मेरे कस्टमर्स को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के अलावा एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा हूं जिससे वो खुश है। जैसे सर हम आपको कंप्यूटर बेच तो रहे, बट अगर आपका कंप्यूटर कभी भी खराब हुआ ना तो हम घर पे आएंगे और उसको ठीक करके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक ऑगमेंटेड सर्विस है। आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विस सामने वाले को दे रहे हो, जो कि सामने वाले बंदे को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है टू परचेज योर प्रोडक्ट। या फिर लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करें तो यहां पे एक एग्जांपल हो गया जो टोयोटा ने दिया था ऑगमेंटेड सर्विस का, कि हमारे यहां से कोई भी गाड़ी परचेस करता है और टोयोटा की गाड़ी हमारे यहां पे मेंटेनेंस के लिए लाता है, तो हमने इतना अच्छा अपने स्टाफ को ट्रेन करके रखा हुआ है, इतना अच्छा हमारे टेक्नीशियंस को ट्रेन करके रखा हुआ है कि वो 1 घंटे के अंदर 3 टेक्नीशियन मिलकर आपकी पूरी क्वालिटी चेक कर देंगे, पूरी आपके सामने जो है वो सर्विसिंग कर देंगे और वो भी आपका टाइम बचाएंगे। तो ये एक बात हो गई जो कि अरे कस्टमर बोलेगा यार टोयोटा की गाड़ी खरीदते हैं, बिकॉज कई ऐसी गाड़ियां होती है जो सर्विसिंग के लिए दिन ले लेती है, हफ्तों ले लेती है। वही मेरा जो टोयोटा है वो तो बोलता है सर आपको तो मैं 1 घंटे में सब कुछ करके दे दूंगा। तो यहां पे दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विस और बेनिफिट्स जो कि एक प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है बिसाइड कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। जैसे टोयोटा का जो कोर प्रोडक्ट था इट वाज कार चल भी रही थी अच्छी खासी, बट कार खराब हो गई उस वक्त के लिए भी इन्होंने सोचा हुआ है। तो ये एक ऑगमेंटेड हो गया कि कुछ ना कुछ एडिशनल दे रहे हैं जो सामने वाले को पहले नहीं मिल रहा था, बट अब वो जान के खुश है। हालांकि खरीदने के लिए वो ये वाली चीज नहीं लाया था, बट ये वाली चीज खरीदते वक्त इसको ये वाली बात अच्छी लगी, इसलिए वो हमसे ये खरीद रहा है। देन आ गया सर डायरेक्ट मार्केटिंग। आपने नापतोल का ऐड देखा रहेगा, जहां पे लेट्स से कि 12 बजे आप टीवी ओपन करके बैठे हो और उसमें बोल रहे देखिए बेडशीट ले लीजिए, ये वाली बेडशीट जो है वो एज इन बहुत ही कम क्वांटिटी की बची हुई है, हमने ये यूज की हुई है, अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही सस्ती है, ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, जहां पे आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, सीधा अप्रोच कर रहे हो, 1-to-1 अप्रोच कर रहे हो। हालांकि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो सिर्फ ये एक एग्जांपल नहीं होगा, बहुत सारे एग्जांपल हो गए इसमें। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब वही हो गया कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई मेल कर दिया कि सर हम लोग ये वाला प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं, वुड यू लाइक टू बाय। या लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कॉल कर दिया सर हमारी इंश्योरेंस आप खरीदना चाहोगे क्या। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। इसको थोड़ा सा आप जो है वो पर्सनल सेलिंग से भी रिलेट कर सकते हो, जहां पे 1-to-1 आके मैं आपको ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं। जैसे एमवे ने जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग का यूज किया था, वेयर दे स्मार्टली मेक श्योर कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैटलॉग जो है उन्होंने बहुत सारी जो बिल्डिंग की आंटीज है उनको पकड़ा दिया था, और उसके बाद ये जो है वो एज इन अलग अलग घरों में जाके बोल रही थी कि हमने भी जो है वो ये यूटेंसिल्स बाय किए हुए, यू शुड ऑल्सो बाय दैट, और इनको कमीशन कुछ ना कुछ मिल रहा था, विच इज अ गुड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग टू कवर द गुड रेंज ऑफ मार्केट। बिकॉज ये थोड़ा सा किचन अप्लायंस हो गया, तो वहां पे एक सजेस्टिव वे में अगर हम बात करें तो जो वर्ड वाली पब्लिसिटी है, माउथ ऑफ वर्ड वाली पब्लिसिटी है, वो बहुत मायने रखती है। तो यहां पे ऐसा हो रहा है कि माउथ ऑफ वर्ड की पब्लिसिटी को कराने के लिए कुछ ना कुछ कमीशन दिया जा रहा है। तो बहुत सारे ढेरों एग्जांपल है, बट यहां पे दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। फिर आ गया रिलेशनशिप मार्केटिंग। कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, अब यहां पे मैं कस्टमर को चाहता हूं कि भाई वो बंदा खुश रहे मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के बाद भी, और मेरे साथ लंबे समय तक एक रिश्ता बनाए रखे। मतलब वापस से अगर उसको ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है या उसके घर में कोई भी ये वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहता है ना, तो ही शुड गिव अ थॉट अबाउट माय प्रोडक्ट ओनली, मेरे कंपनी को वो भूल ना जाए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कई क्रेडिट कंपनीज होती है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, वो बोलती है कि आप हमसे क्रेडिट कार्ड परचेस कर रहे हो, वेल अच्छी बात है, और उसके बाद थोड़ा सा वो लोग जो है वो क्या कर देते हैं, अलग अलग एयरपोर्ट के लॉन्जेस के साथ टाई अप कर लेते हैं और बोलते हैं भाई HDFC का कोई भी बंदा अगर क्रेडिट कार्ड लेके आएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे पैसे मत लेना, हम लोग उसका पैसा दे देंगे। तो ये रिलेशनशिप हो गया, कस्टमर के रिलेशनशिप को जो है वो थोड़ा सा बिल्ड कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप मार्केटिंग अभी भी बहुत पॉपुलर था, इनफैक्ट कई इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ढेरों एग्जांपल हमने क्लास में लिए हुए, बट उसमें से अगर 1-2 एग्जांपल मैं यहां पे बात करूं कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, या वर्ल्ड कप का जो मैच है, ये वर्ल्ड कप के जो मैच है, इंडिया पाकिस्तान के जो मैच है, उसकी कई तंगी थी, कई मगजमारी थी कि टिकटें मिल नहीं रही थी या बहुत ज्यादा वेटिंग करना पड़ रहा था। वहीं पे कुछ बैंक स्मार्टली जो है वो बात करके रखी थी विद द क्रिकेट एसोसिएशन, और बोल दिया कि हमें कुछ जो टिकट्स है वो पहले से रिजर्व चाहिए हमारे लिए, ताकि हम हमारे वैल्यू कस्टमर्स, हमारे जो प्रीमियम कस्टमर्स है, हमारे जो प्यारे प्यारे चहीते कस्टमर्स है, उनको दे सके। भले उनको जाना है नहीं जाना वो अलग बात है, बट दे शुड फील रिस्पेक्टेड दैट दे आर कनेक्टेड विद अस। तो इन सच केस यहां पे एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। ऐसा ही सेम एग्जांपल हम क्रेडिट का ले सकते हैं।
कि सर क्रेड ने भी जो है वो रिलेशनशिप मार्केटिंग कैसे किया था। अगर आप लेट्स से कि क्रेड की एप्लीकेशन के एक कस्टमर हो और आपके कस्टमर होने के नाते आपका बर्थडे भी आता ही होगा और वो बर्थडे की डेट क्रेड को पता होगी, तो दे स्मार्टली डिलीवर अ केक फ्रॉम देयर साइड टू यू ऑल, और आपके ऑफिस में वो डिलीवर करते हैं। तो जब ऑफिस में आप सबके सामने ऐसे केक ओपन करते हो जो क्रेड से आया है, तो बाकी जो कस्टमर्स है दे फील जेलस और यू फील कि यार मैं क्रेड का कस्टमर हूं, आज कितना रिस्पेक्टेड फील कर रहा हूं, राइट। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया, कस्टमर के साथ एक रिश्ता, अच्छा वैल्यू लैडन जो रिश्ता है वो डेवलप कर रहे हैं। सर्विस मार्केटिंग, जैसे हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ मार्केटिंग करते हैं, सेम सर्विसेज को सेल करने के लिए भी मार्केटिंग हम कर सकते हैं। सर्विस की खास बात ये होती है कि इनसेपरेबल होती है, मतलब प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो सकती है, कंजम्पशन कहीं और हो सकता है, बट सर्विसेज में तो ऐसा है मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन दोनों का दोनों आपका एक ही जगह पे होता है। तो थोड़ा सा यहां पे हम लोग को और अच्छे वे में जो है वो सर्विसेज ऑफर करने के लिए हमारी सर्विसेज को सामने वाले को शोकेस करना पड़ेगा ताकि वो आए और हमसे सर्विसेज ले। ओला हो गया, उबर हो गया, ये सारे आपके जो है वो सर्विसेज मार्केटिंग के एग्जांपल हो गए। पर्सन मार्केटिंग, आजकल तो भाई ये बहुत पॉपुलर चल रहा है। आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे कि बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल पे कई पॉपुलर जो पॉलिटिशियंस है, कई पॉपुलर एक्टर्स हो गए, कई पॉपुलर क्रिकेटर्स हो गए, दे आर गेटिंग इनवाइटेड। या मैं अगर बोलूं तो कुछ कुछ पॉलिटिशियंस तो सामने से चाहते हैं कि आके वो बात करे टू गेट अ गुड इमेज। मार्केट के अंदर अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो पीपल शुड नो कि भाई ये एग्जिस्ट भी करते हैं। अक्सर जो है वो कोई कोई पॉलिटिकल पार्टीज का ये ओपिनियन रहता है कि यार अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक दो ही लीडर्स को बार बार पब्लिक के सामने अप्रोच करे, मीडियाज में जो है वो थ्रो करे, जैसे जयशंकर हो गए, अमित शाह हो गए या योगी जी हो गए। बट इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल persons who are doing very well in the whole system। तो in such case उनका भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग होना जरूरी है। और यहां पे पर्सन की मार्केटिंग हो रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो। पॉलिटिशियंस हो गए, स्पोर्ट्स स्टार्स हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, ये वोट गैदर करने के लिए थोड़ी सी बोलते हैं ना, आजकल तो वही बिकता है जिसके बहुत ज्यादा फैंस होते हैं। तो फैंस तभी बनेंगे जब आप अच्छा बोलोगे और लोगों को पता रहेगा आप अच्छा बोल रहे हो। तो इन सच केस दिस इज एन एग्जांपल। कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हो, अभी अभी जो है वो एज इन एक केस आया था हिंडनबर्ग का अडानी के ऊपर। तो इन सच केस अडानी की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा उसके कारण हैम्पर हुई थी, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर इज नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग, जहां पे आप क्या कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो कंपनी है उसकी इमेज आपके टारगेट ऑडियंस के सामने एक क्रिएट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो या चेंज कर रहे हो। मैगी का भी यही हुआ था, कैडबरी का भी यही हुआ था। मैगी जब बैन हो गया था तो वहां पे बहुत ज्यादा जो कस्टमर्स है उनके, भले ही बच्चे खा रहे बट माए वहां पे खरीद रहे, मदर्स जो है वो दे आर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट। तो जो माँ होती है वो प्रोडक्ट परचेज करते टाइम पे बहुत ज्यादा थॉट देती है कि यार मेरे बच्चे के लिए सही है कि नहीं। तो जब सरकार ने मैगी पे केस किया था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा थॉट दिए जा रहे थे कि भाई अपने बच्चे को खिलाए कि नहीं खिलाए। उस केस में मैगी को ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करनी पड़ी कि भाई ये प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग थोड़ा सा प्रमोट करते हैं गुड वे में, कि पीपल यूज टू ईट। तब कुछ हुआ नहीं था, हमारे टेस्ट सारे सबके सब पॉजिटिव आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एंड यू शुड डेफिनेटली। और आज देखो भाई अलग अलग फ्लेवर्स के आ रहे हैं और सब खाते भी है। तो ये हो गया कि भाई कंपनी की इमेज खराब हो गई है, इसको आप पब्लिक रिलेशन के तरह भी देख सकते हो। देन हो गया हम लोग का प्लेस मार्केटिंग, किसी जगह की मार्केटिंग। आपने वो राजस्थान का जो एड है वो भी देखा रहेगा, गुजरात का भी अमिताभ बच्चन वाला एड दिखा ही रहेगा। कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में, सेम राजस्थान के कल्चर के ऊपर जो है वो बहुत ही प्यारे प्यारे एड्स है, जहां पे इज लाइक कि क्या पता कुछ भी मिल जाए, इतना अच्छा उनका रिच कल्चर है। तो ये एक बात हो जाती है प्लेस मार्केटिंग की, क्रिएट, मेंटेन, चेंज। ये तीन वर्ड्स आपके कॉमन रहेंगे कंपनी सर्विसेज वगैरह में भी, बस खाली आपका जगह, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें चेंज हो जाएगी, राइट। देन आ जाता है आपका एनलाइटेंड मार्केटिंग। एनलाइटेंड मार्केटिंग, अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, आई लव दिस मार्केटिंग। वेल, एनलाइटेंड मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग का जो है वो तरीका हो गया जहां पे देखो सिंपल सा एस्पेक्ट हो गया कि पहले अगर मैं यहां पे 1990s की बात करूं, पीपल यूज्ड टू वॉच एडवर्टीजमेंट। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते थे कि यार ये एड में क्या चल रहा है, बिकॉज तब जो है वो थोड़ा सा टीवी आना सबके पास चालू ही हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे बल्क मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा स्टार्ट हो गई थी। वरना उसके पहले अगर मैं मेरे पापा के टाइम की बात करूं तो रामायण भी जो है वो पड़ोसी के घर में जाके देखनी पड़ती थी, बिकॉज टीवी नहीं था। बट जैसे जैसे सबके पास टीवी आने लगी तो ये जो एडवर्टीजमेंट है वो भी प्यारा लगने लगा। थिएटर में लोग जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट को भी उतने ही चाव से देख रहे हैं जितने चाव से वो मूवी देखने आए हैं। बट अभी इतना ज्यादा हम लोग ने एडवर्टीजमेंट देख लिया है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी कंपनी आके अपने प्रोडक्ट के बारे में बखाने करती है ना कि मैं ये बेच रही हूं, मैं वो बेच रही हूं, हम लोग लाइक भाई नहीं देखना, वी जस्ट गो टू द स्किप एड वाला पार्ट, राइट। तो उसी में अब ये एनलाइटेंड मार्केटिंग बोलता है कि तुम लोग ये वाली बातें कर रहे हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, जबकि तुम यहां पे सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो। तुम यहां पे कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग रखो। ऐसा एड बनाओ जो कस्टमर देखना चाहे, ऐसा एड मत बताओ जो आपके प्रोडक्ट को बिकाना चाहे। ऐसा एड बनाओ जो बहुत ही इनोवेटिव हो। सर इनोवेटिव, यार अभी अभी स्ट्रेंजर थिंग जो है एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स की,
तो उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे जो है वो एज एन इनोवेटिव मार्केटिंग की थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमिनोज के साथ उन्होंने टाई अप करके रखा हुआ था कि आप डोमिनोज की जो एप्लीकेशन है उसकी पूरी थीम एक बार स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह कर दो। हमारे मुंबई के अंदर भी जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहां पे एकदम मस्त ऐसा हाईलाइट शोकेस किया था कि भाई स्ट्रेंजर थिंग आ रहा है। तो बहुत ही छोटे टाइम का रहता है बट इट गेट ए गुड ऑडियंस, राइट। तो इन सच केस आपको मेक श्योर करना चाहिए कि थोड़े से कस्टमर ओरिएंटेड रखो, इनोवेटिव रखो। 5 प्रिंसिपल हो गए। वैल्यू सामने वाले को प्रोवाइड करे, एक कोई ना कोई मिशन को सर्व करने के लिए आप ये मार्केटिंग कर रहे हो, सोसाइटी को यहां पे थोड़ा सा उभार रहे हो, कोई प्रॉब्लम से दूर ला रहे हो या कोई मैसेज को आप सर्व कर रहे हो, प्लस आपके प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर रहे हो। सर यहां पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अभी भी क्लियर नहीं है। 5 मिशन है, कस्टमर, इनोवेटिव, वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन और सोसाइटल मार्केटिंग। मैं तो बोलता हूं एग्जांपल ही ले लेते हैं। देखो व्हील ने ना बहुत ही अच्छा कैंपेन यहां पे लॉन्च किया था, शेयर द लोड। और ये शेयर द लोड कैंपेन में ऐसा था, सॉरी व्हील नहीं, माय मिस्टेक, इट इज एरियल। एरियल ने बहुत ही अच्छा जो है वो कैंपेन लॉन्च किया था, शेयर द लोड। और इस कैंपेन के तहत व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने जो है सोसाइटी का एक सेगमेंट जहां पे ऑफन हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं, घरों के जो काम होते हैं, वो थोड़े से फीमेल ओरिएंटेड जो है वो एज इन लोग शोकेस कराते कि यार ये तो औरतों वाला काम है, हम थोड़ी नहीं करेंगे। उस बात को बदलने के लिए, सोसाइटी के उस दिमाग को बदलने के लिए, सोसाइटी की उस इमेज को बदलने के लिए, वो जो पेट्रार्की है उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड करने के लिए और फेमिनिज्म को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था, शेयर द लोड। जहां पे ऐसा है कि भाई औरतें भी जो है वो घरों से काम कर रही है, ऑफिस में जाके आदमी भी कर रहा है, बट ऑफन जब वापस जब ये घर पे लौटते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि घर का काम जो है वो पूरा कंप्लीट करने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की है? क्यों ऐसा नहीं कि जो आदमी है उनको भी ये वाला काम में हेल्प करना चाहिए? तो यहाँ पे पूरे 1-1 मिनट की जो क्लिप्स है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी क्लिप्स बनाई थी, एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें हर 1 मिनट में दे शोकेस इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम, कि जहां पे मेल की जो सोच है वो थोड़ी सी बताई जाती है और उसके बाद थोड़ी सी जो है वो एज इन बोलते हैं ना सिंपैथी बताई जाती है, एंड देन एट द एंडिंग शेयर द लोड वाली बात हो रही है। और अंत में आके आपका जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो कहां पे आके अटकता है? एरियल पे आके। यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, राइट। बट ये एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हो गया एनलाइटेंड मार्केटिंग का। कस्टमर ओरिएंटेड है सर, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद है, यस। क्या कस्टमर फीमेल ऑडियंस तो डेफिनेटली ये वाला ऐड देखेगी। इनोवेटिव है सर, कुछ नया है, सेंस ऑफ मिशन सर्व कर रहा है सर, सोसाइटी के भले के लिए है, जहां पे दोनों ही जो आपके सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गए वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट इज एनलाइटेंड मार्केटिंग। इसके अलावा कई और है, बट यस आगे जाते हैं अपने डिफरेंशियल मार्केटिंग। ना व्हाट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग? वेल डिफरेंशियल मार्केटिंग आपका जो है वो एचयूएल जो है वो एजेंट करता है, जो बोलता है हम हमारे जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना वो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग बनाएंगे। इनफैक्ट टाटा ने भी ये वाली जो है वो मार्केटिंग करके रखी है। अगर टाटा के आप जूडियो में जाओगे तो आपको सस्ते कपड़े मिलेंगे, वेस्ट साइड में जाओगे तो थोड़े से और महंगे मिलेंगे, और उसके प्रीमियम ब्रांड है जहां पे और महंगे मिलेंगे। तो इन्होंने तीनों ही सेक्शन ऑफ कस्टमर्स को जो है वो कैटर कर लिया। कोई हमसे 500 का खरीदना चाहता है, जूडियो चले जा। कोई लेट्स से कि थोड़ा ऊपर 1500 का खरीदना चाहता है, वेस्ट साइड चले जा। और प्रीमियम चाहिए, और भी हमारी ब्रांड्स है। ऐसे ही एचयूएल ने किया हुआ है कि भाई किसी को अगर लेट्स से कि सस्ती साबुन खरीदनी है, लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना पॉपुलर सेगमेंट है, ये खराब नहीं है सोप, बट बहुत ही सस्ते रेंज में है। और थोड़ी सी प्रीमियम में अगर हम बात करें तो डव्स और पियर्स। तो इनकी एडवर्टीजमेंट में भी वही प्रीमियम जो है वो बात झलकती है, राइट। तो डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब डिफरेंट मार्केट्स के लिए आप अलग अलग ऑफरिंग्स दे रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हो। सिंक्रो मार्केटिंग, सर व्हाट इज सिंक्रो मार्केटिंग? देखो पीवीआर और आइनॉक्स ने बकायदा इस मार्केटिंग का बहुत अच्छा यूज किया है। सिंक्रो का मतलब होता है सिंक में लाना। अब सिंक में लाना क्या हो गया? प्रॉब्लम ये चल रही थी कि 7 दिन एक हफ्ते में होते हैं और उसमें से सैटरडे और संडे जो है वो बहुत ज्यादा थिएटर आपके जो है वो फुल रहते हैं, और मंडे टू फ्राइडे कोई आता ही नहीं है। चलो फ्राइडे फिर भी आ गया, बट मंडे टू थर्सडे कोई आता ही नहीं है। तो यहाँ पे पीवीआर ने सोचा कि यार मंडे टू थर्सडे वाला जो स्लॉट है ना, वहां पे तो डिमांड है ही नहीं, और आपका जो फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, खतरनाक डिमांड है। लोग तो जो है वो शोज खाली नहीं छोड़ते हैं, कोई कोई एरियाज की मैं बात कर रहा हूं। तो मंडे और थर्सडे के लिए इन्होंने कोई ऐसा ऑफर लाया जो क्या कर दिया कि यहाँ पे जो आइडियल कैपेसिटी थी, यहाँ पे जो खाली कैपेसिटी थी, उस खाली कैपेसिटी को इन्होंने फुलफिल कर दिया बाय ब्रिंगिंग दिस पासपोर्ट, कि 600 रुपए में आपको पूरे महीने में हम लोग 10 मूवी दिखाएंगे। बट अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, इट इज ओनली वैलिड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। सिंक्रो सर, यहाँ पे इरेगुलर डिमांड जो थी, एक ऐसा पार्ट हो गया जहां पे डिमांड थी नहीं, उस जगह पे डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे भी जो है वो लोग आ जाए और मूवीज देखना चालू करे। इससे डेफिनेटली सैटरडे और संडे की डिमांड थोड़ी सी कम होगी, बट वहां पे तो ऑलरेडी जो है वो तंगे चल रहे थे सीट्स के। तो इन द सेंस की कंपनी को जो है वो यहाँ पे फायदा ही होगा। कई ऐसे जो अल्कोहल कंपनीज है वो भी यूज करते हैं, जहां पे दे स्मार्टली व्हाट डू इज की जो आपका आफ्टरनून का टाइम है
उसको वो लोग एक अलग स्कीम के थ्रू जो है वो एज एन इंट्रोड्यूस कर देते कि यार ये हैप्पी आवर हो गया, जहां पे आपको जो अल्कोहल है वो कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा एज कंपेयर टू इन द इवनिंग। तो ये थोड़ा सा शिफ्टिंग के लिए हो गया, सिंक में लाने के लिए हो गया। देन आ गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, प्योरली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल बोलता है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे हम फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड बोलता है नहीं, मैं तो एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे फोकस करूंगा, मेरा जो नीश मार्केटिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, अब लोग बनाते होंगे 1000 साबुन, लेकिन मैं तो सिर्फ वो आयुर्वेदा प्रोडक्ट परचेस करने वाले लोगों को क्या कर रहा हूं, टारगेट कर रहा हूं। आई डोंट केयर कि फिर उसके बाद मैं प्रीमियम में भी जाऊं, इसमें भी जाऊं, मेरा ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मैं इस नीश को, इस ऑडियंस को ही मैं सर्व करूंगा। एंड देन हो जाता है डी मार्केटिंग। ये डी मार्केटिंग के जो है वो बहुत अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है कि यार डी मार्केटिंग में इसलिए करता हूं ताकि एक स्केयरसिटी वाली फीलिंग जो है वो तुम लोग में इंट्रोड्यूस कर लो। नाउ व्हाट इज स्केयरसिटी वाली फीलिंग सर? जैसे कभी कभार हम डी मार्केटिंग इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला बंदा जो है वो उत्सुक हो, लिमिटेड बैच अवेलेबल, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, लिमिटेड पीरियड ऑफर। तो ये डी मार्केटिंग इसलिए की जाती है बिकॉज लोगों के मन में आए कि भाई कम टाइम में ही है, जल्दी से अपने को खरीद लेना चाहिए। या कभी कभार डी मार्केटिंग इसलिए की जाती है, डी मार्केटिंग इज टू रिड्यूस द डिमांड। टेम्परली हम लोग अपने डिमांड को रिड्यूस कर रहे हैं, और उसके पीछे का रीजन ये हो गया कि हम लोग जो है वो यहाँ पे थोड़े से श्योर नहीं है कि ज्यादा अगर लेट्स से कि इस प्रोडक्ट की सेलिंग के हम लोग ने लोगों को वादे कर दिए तो शायद वो पूरे नहीं कर पाएंगे। जैसे वनप्लस ने स्मार्टली जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही इंट्रोड्यूस किए थे। अगेन उन्होंने बोल दिया कि भाई इसके आगे हम लोग और ज्यादा जो है वो सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, राइट उनके पास जो है एज इन रिसोर्स ही नहीं थे टू प्रोड्यूस मोर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। फिर बाद में जब एक्सेप्टेबिलिटी आई तो डेफिनेटली उन्होंने वापस से डिमांड्स को इंक्रीज किया। बट डी मार्केटिंग मतलब टेम्पररीली आप क्या कर रहे हो, डिमांड को रिड्यूस कर रहे हो, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट मत खरीदो, अभी अवेलेबल नहीं सर, कुछ टाइम बाद आओ बिंदास खरीदो, बट फॉर नाउ लिमिटेड है, अगर लेना है तो अभी ले लो, बाद में मिलेगा नहीं। तो ये कुछ आपके स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक हो गए विच यू कैन यूज टू सेल योर प्रोडक्ट, विच यू कैन यूज टू क्रिएट योर ब्रांड नेम्स। बट अल्टीमेटली द आइडिया इज कि आप अपने कस्टमर को जानो और उसके बाद प्रोडक्ट की इस अलग अलग तरीके की मार्केटिंग यूज करो टू क्रिएट अ पॉपुलैरिटी अमॉन्ग द ऑडियंस। देन हो गया चैनल। देखो चैनल भी बहुत मायने रखता है भाई। चैनल का मतलब ऐसा हो गया कि मैं मेरा प्रोडक्ट बेचते वक्त मेरी जो ऑडियंस है वो कहां जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, साबुन हो गया, मैंने बहुत ही प्यारी साबुन लाई, बहुत ही अच्छी साबुन लाई है, और वो साबुन जो है मैं अपनी वेबसाइट पे सेल करता हूं। सर कस्टमर तो किराने की दुकान जा रहा है, डीमार्ट जा रहा है, आप अपनी वेबसाइट पे क्यों सेल कर रहे हो? एग्जैक्टली, यू शुड नो योर चैनल, कि आपका जो कस्टमर है वो किस जगह पे जा रहा है टू परचेज योर प्रोडक्ट, और आपको अपना प्रोडक्ट वहीं पे अवेलेबल कराना पड़ेगा। देयर इज नो सेंस कि आप अपनी वेबसाइट पे उसको बेमतलब का बेच रहे हो, जबकि उसका चैनल जो है वो रिटेलर होना चाहिए या होलसेलर होना चाहिए। इसीलिए कई बैंक्स जो है वो बहुत ही स्मार्टली अपने चैनल्स को यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं यहाँ पे अभी अभी एक कंपनी में होम लोन लेने गया था, तो वो होम लोन जो है वो अप्रूव हो गया, लेकिन उसके बाद होम लोन के तुरंत ही बाजू में एक जन था जो होम लोन की इंश्योरेंस सेल कर रहा था। नाउ दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, बट अगर यही सेम होम लोन इंश्योरेंस अगर मैं इनके इंश्योरेंस कंपनी में जाके खरीदता तो मुझे वहां पे जाना पड़ता। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने बकायदा स्मार्टली क्या करके रखा था, उस इंश्योरेंस पर्सन को जो पूरी बातें बताता है, ठीक होम लोन के जो ऑफिसर है उसके बाजू में बिठाया हुआ था टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो ये ऐसा हो गया ना कि भाई फार्मेसी वाला जो है वो मेक श्योर करता है कि डॉक्टर के बाजू में दुकान खुले ताकि मेरा माल बिकता रहे। अलग से आप ऑन द दुकान खोलोगे तो आपका बिक जाएगा, बट उस क्वांटिटी में नहीं बिकेगा जिस क्वांटिटी में बिकना चाहिए। तो यू शुड डिसाइड व्हाट इज योर चैनल, राइट। जैसे लैक्मी हो गया, वो बोलता है कि भाई मेरा तो रिटेल स्टोर में भी मिल जाएगा आपको, मेरे खुद के जो है वो एज इन आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, हर जगह पे मिल जाएगा, बोट का भी सेम है, कोको कोला का भी सेम है। तो ट्राई टू गो थ्रू एवरी चैनल्स, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कि यार स्मार्टली अगर आपने डिसाइड कर दिया ना तो आपके तो बस खाली समझ लो कि खजाने का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि कस्टमर जहां पे जा रहा है आप वहां पे बैठ गए, आए भाई हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। तो ये हो गया सेल्स चैनल जो आपको बेचने में हेल्प करता है। These are the intermediaries. Intermediaries का मतलब ऐसा ऐसे लोग जो बीच में आते हैं, जैसे होलसेलर्स और रिटेलर्स हो गए। These are the intermediaries who are involved in selling the product through each channel. The key question is कि who needs to sell to whom for your product. जैसे कई फैशन डिजाइनर जो है वो एजेंसीज को यूज करते हैं टू सेल। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक और, तो रियल एस्टेट की बात कर लेते। जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो गया वो प्योरली एजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बिना एजेंट के आप बिल्डिंग खरीद ही नहीं सकते, सॉरी बिल्डिंग में फ्लैट्स खरीद ही नहीं सकते। तो वहां पे जो बिल्डर्स है उनको एजेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दे ब्रिंग्स द डिमांड। वो जो है वो एज एन कस्टमर जब अप्रोच करता है तो वो बिल्डर को अप्रोच ना करके एजेंट को करता है। तो उसको अगर आप नहीं कमीशन दोगे, नहीं बताओगे, तो आपका फ्लैट कभी बिकेगा ही नहीं, राइट। तो ये सेल्स चैनल हो गया। सर ये प्रोडक्ट चैनल क्या हो गया? प्रोडक्ट चैनल का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट, कि ऐसा
चैनल जो हम लोग को अपना प्रोडक्ट पहुंचाने में हेल्प कर रहा है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें तो कई ऐसी वेबसाइट्स है जो बोलते हैं कि हम ऑनलाइन माल बेच रहे, बट हमारा अमेजॉन की तरह अपना लॉजिस्टिक्स नहीं है। हम जो है वो किसी और थर्ड पार्टी का जो लॉजिस्टिक्स है वो यूज करते हैं टू ट्रांसफर आवर प्रोडक्ट। तो ये उनका जो है वो फिजिकली हैंडल करने का तरीका हो गया कि किसे वो यूज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट हो गया, तो आजकल के जो रेस्टोरेंट है उनके लिए जो प्रोडक्ट चैनल है वो हो गया जोमैटो, बिकॉज ये जोमैटो को यूज कर रहे हैं टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट चैनल मतलब जो पहुंचाने में आपको हेल्प करे, एंड सर्विस चैनल का मतलब ये हो गया कि आपका प्रोडक्ट एक बार एंड यूजर के पास पहुंच गया तो उसके बाद कौन सी ऐसी नेसेसरी सर्विसेज है जो उसे देनी पड़ेगी। जैसे इंस्टॉलेशन हो गया कि जहां से आप एसी परचेस करोगे एज अ कस्टमर, आप उसे ही बोलोगे भाई मेरा इंस्टॉल भी करा दे, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए किसी थर्ड पार्टी को कॉन्टैक्ट करना है या हमारा ही आदमी रखना है। सेम गोज फॉर योर गीजर, जहां से भी अगर मैं गीजर परचेस करता हूं थर्ड पार्टी को कांटेक्ट करना है या हमारा ही आदमी रखना है। तो ये सर्विस चैनल हो गया कि द सर्विस चैनल इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द प्रोडक्ट, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। टीवी अगर आप बहुत ही एडवांस खरीद रहे हो तो उसको एक समझाने वाला आदमी भी चाहिए। अब वहां पे आप वीडियो सामने वाले को बना के दे देते हो और बोलते हो कि भाई तू देख ले, वो बोलेगा नहीं खरीदना टीवी। एक बंदा हमें आप भेजो जो हम लोग को क्या करेगा, टीवी एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो ये सर्विस चैनल की बात हो गई। और इधर जो है वो एज इन कुछ एग्जाम्पल हम लोग ने पढ़ लिए ऑलरेडी, बट ये 4 ड्राइवर्स है जो इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर हम कंक्लूड करें तो इसमें सबसे आपका पहला जो ड्राइवर है इट वाज इंडस्ट्री, और इसके अंदर हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी विच वाज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम लोग ने पढ़ लिया था SMT विच इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक। तीसरा हो गया कस्टमर, और वर्सेस हम लिखेंगे यहाँ पे कंज्यूमर्स। और आखिरी मेरा यहाँ पे हो गया विच इज चैनल, जिसके अंदर 3 चैनल हम लोग ने देख लिए, सेल्स, प्रोडक्ट और आखिरी हम लोग ने देख लिया सर्विस। और इसी के साथ हम लोग का जो है वो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का खत्म हो जाता है टॉपिक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। देखो टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसको हम लोग ने कई एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है क्लास में, बट फॉर नाउ रिवीजन पर्पस के लिए एक बार मैं जो एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, इट इज ऑफ वॉलमार्ट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वॉलमार्ट की, विच इज बाय द सैम वॉल्टन, राइट, $524 बिलियन इन्होंने 2020 में कमाए थे। तो यहां पे इनके लिए जो है वो ये टॉपिक कैसे हम लोग लिंक करके एज इन समझ सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। पहले बात तो ये टॉपिक क्या बोलता है, ये टॉपिक बोलता है हर ऑर्गेनाइजेशन को मेक श्योर करना चाहिए कि वो किसी ना किसी कैपेबिलिटीज में इतनी अच्छी हो कि कोई और उसे ना ही कॉपी कर सकता है और ना ही एज इन कभी बनाने की सोच सकता है। वो आपके लिए होगी कोर कॉम्पिटेंस। हर एक के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जैसे इसको थोड़ा सा मैं महाभारत के पर्सपेक्टिव से रिलेट करूं तो कर्ण हो गया, कर्ण के लिए जो कवच था इट वाज हिज कोर कॉम्पिटेंस, कि भाई किसी के पास नहीं है, मारो तुम लोग बाण, टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी। वैसे ही अगर मैं बात करूं भीष्म पितामह की, तो उनके लिए जो उनकी कोर कॉम्पिटेंस थी कि उनको शायद अमृतत्व का वरदान मिला था और सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन ही उन्हें जो है एज इन मार सकता है, राइट। तो कई ऐसे आपके स्किल्स हो गए जो कि आपकी कंपटीशन को एज इन लगता है कि यार ये वाली स्किल के कारण तो हम लोग पक्का हारेंगे। अर्जुन के पास जो है वो गांडीव हो गया, या लेट्स से कि ब्रह्मास्त्र हो गया, बट ब्रह्मास्त्र तो जो है वो बहुतों के पास था, तो मैं इसे कोर कॉम्पिटेंस नहीं बोलूंगा, राइट। बट यहां पे जो है वो कर्ण के पास जो है अगर देखा जाए तो एक और चीज थी जो इंद्र भगवान ने उनको देके रखी हुई थी, एक ऐसा अस्त्र था जो किसी के ऊपर भी वो चलाएंगे तो ही इज बाउंड टू डाई, और ये फिर वो घटोट कच पे चला देते हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज की बात हो गई, बट बेसिक आइडिया ये हो गया कि कोर कॉम्पिटेंस का मतलब कोई ना कोई ऐसे रिसोर्सेस, कोई ना कोई ऐसी कैपेबिलिटीज जो आपके पास है और कंपटीशन उसको देखकर घबरा रहा है। और कंपटीशन देख के इसलिए घबरा रहा है क्योंकि वो चीज के बेसिस पे कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, और जो कंपटीशन है वो उन चीजों को ना ही कॉपी कर सकता है ना ही बना सकता है, और वो एज इन देख रहा है कि यार मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एसएम आपको सजेस्ट करता है यू शुड ट्राई टू बिल्ड सम कोर कॉम्पिटेंस जो कि आपको अपने कंपटीशन से आउट परफॉर्म करने में हेल्प करे। जैसे वॉलमार्ट की अगर हम यहां पे बात कर ले कि वॉलमार्ट में अगर आप जाओगे तो उनकी जो कोर कॉम्पिटेंस हो गई, सबसे बड़ी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो ये है कि वहां की जो सर्विसेज है, वहां की जो सर्विसेज है, इट फेल्ट लाइक अ फैमिली लेड ऑपरेशन। जेन्युइनली दे केयर फॉर दोज हु आर विजिटेड इन देयर स्टोर्स। जैसे कि अगर हम बात करें 2020 की, तो कोरोना जब आ गया था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम डीमार्ट जाने से कतरा रहे थे, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूएस के कई पॉपुलेशन जो है वो वॉलमार्ट बेझिझक जा रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि वॉलमार्ट विजिट किए थे, एंड बिकॉज दे फेल्ट वेरी सेफ कि यार ये तो मेरा घर है, यहाँ पे तो मेरे को जो है वो पूरे साल भर की या पूरे महीने भर की जो राशन है वो एक साथ खरीदने जाना ही है, दैट्स अ वेरी वेरी मैंडेट थिंग।
तो यहां पे वॉलमार्ट ने शुरू से ही, सैम वॉल्टन का ऐसा था कि यार कस्टमर जब हमारे यहाँ पे आए ना तो वो ऐसी जो है वो फीलिंग लेके जाए कि यार ये तो अपना ही आदमी जिसने मेरे को माल बेचा है, इससे मैं खरीदूंगा। तो एक ये जो फीलिंग है उन्होंने एक एक एम्प्लॉइज में इम्बाइब करके रखी हुई है, बिकॉज उनका जो कल्चर है वो उनकी एक कोर कॉम्पिटेंस हो गई। सर कल्चर कैसे ये क्रिएट किया? वेरी सिंपल, उनका एक मॉर्निंग का जो है वो रूटीन होता है कि भाई जब भी आपके लेट से कि मॉर्निंग स्टार्ट होगी तो सारे एम्प्लॉयज आपके साथ में आके मिलेंगे और वहां पे वॉलमार्ट का एक लीडर रहेगा जो बोलेगा सुनो दोस्तों, हम यहां पे मिले हुए आज हमारे कस्टमर को सर्व करने के लिए, और ये हर दिन ये बोलते हैं। और हमारे लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आसपास खड़े लोग नहीं है, ना मैं हूं ना ये वॉलमार्ट के आपके बड़े लोग होंगे, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ही सब कुछ है। और अगर आपने कस्टमर को सर्व किया हुआ है मतलब आप समझ लीजिए कि भाई आपने अपना काम बखूबी निभाया है, भले 2-4 जन को आपने आपस में नाराज किया रहेगा, डज नॉट मैटर। तो जब ये बातें वो सुबह सुबह एकदम मोटिवेटेड सुनते हैं और ऐसे स्लोगन्स के तौर पे दोहराते हैं तो दे फील वेरी गुड कि भाई कस्टमर जब आएगा ऑलवेज स्माइल ऑन देयर फेस, और उसके बाद लेट्स से कि कुछ ढूंढ रहा है, सर मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज में, बट दैट इज द कल्चर विच कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। दूसरा सर, अरे यार वॉलमार्ट जिस वॉल्यूम पे ऑपरेट कर रहा है, ट्रस्ट में यूएस के अंदर अगर आप एक एफएमसीजी कंपनी हो, बिना वॉलमार्ट के मैनेजमेंट को अप्रोच किए आपका प्रोडक्ट जो है वो चलेगा ही नहीं। फॉर द रीजन बीइंग सिंपल कि भाई पूरी की पूरी जो यूएस की ऑडियंस है वो वॉलमार्ट में जा रही है पूरा का पूरा सामान खरीदने के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे क्योंकि मेरी राशन की दुकान ही पूरी वॉलमार्ट है, तो इन सच केस मुझे उनसे जो है वो नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। और ट्रस्ट में वॉलमार्ट आर इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट विद ऑल दीज। तो ये जो नेगोशिएशन की पोजीशन है वो उनके लिए कोर कॉम्पिटेंस हो गया। मैं एक किराने की दुकान अगर लेट से यूएस में खोलूं तो जिस भाव पे मैं परचेस करूंगा सामने वाला बंदा भाव खाएगा, बोलेगा सर आप हमारा प्रोडक्ट ले रहे हो ना तो हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि आपकी नई दुकान है, चले ना चले तो हम तो भाई ज्यादा कम नहीं करने वाले, भाव लेना है तो लो वरना मत लो, बहुत जन बैठे। लेकिन इन केस ऑफ वॉलमार्ट वो बोलता है सुन भाई मेरे दुकान में मैं मेरा प्रोडक्ट रखवा रहा हूं प्लस तेरा भी रखवा रहा हूं, तेरा प्रोडक्ट मैं रखवा रहा हूं तो जिस प्राइस पे मैं बोलूंगा उस पे रखना पड़ेगा, जिन मार्जिन पे मैं ऑपरेट करने बोलूंगा तुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो दे आर अ वेरी गुड बार्गेनिंग पोजीशन बिकॉज बहुत ही बल्क में परचेस करते हैं। दे हैव अ वेरी गुड ब्रांड लॉयल्टी। कहते हैं कि भाई उनकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत ही अच्छी होकर रखी हुई है कि यूएस के हर आदमी 30 दिन में एक बार तो वॉलमार्ट विजिट कर ही रहा है टू परचेज द प्रोडक्ट, बिकॉज उनके लिए तो उनका वो डिमार्ट हो गया जो बहुत ही लार्ज लेवल पे, बहुत ही फर्स्ट लेवल पे, बिकॉज डिमार्ट का भी आइडिया कहीं ना कहीं वहां से ही जो है वो उठकर इंडिया में आया हुआ है। तो बहुत सारी प्लस उन्होंने बोला कि यार मेरे कस्टमर्स को ना कभी भी मेरे स्टोर पे जब वो आए ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खाली हाथ ना जाए, मतलब ही शुड, अगर कुछ प्रोडक्ट वो सोचने के लिए आया कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को परचेज करना है तो उसको वो मिलना चाहिए विद इन 24 आवर्स। तो उन्होंने लॉजिस्टिक्स अपना खुद का जो है वजन ओपन करके रखा हुआ है। ये डूइंग द वॉलमार्ट चीयर जो है वो कल्चर क्रिएट करने के लिए हो गया, बट लॉजिस्टिक्स खुद का अप्रोच करके रखा हुआ है। आसपास हर जगह पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जैसे सैम वॉल्टन को उनकी मैनेजमेंट ने पूछा था सर ये जो वेयर हाउसेस है वो हम लोग को हर स्टोर के बाजू में ओपन करना चाहिए या फिर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि भाई गिने चुने वेयर हाउस एकदम लार्ज लेवल पे ऑपरेट करे, लेकिन वो 4-5 स्टोर के लिए एक सिंगल हो, थोड़ा सा लोकेशन दूर रहेगा बट हमारा सर खर्चा बच जाएगा क्योंकि एक ही बड़ा सा वेयर हाउस है और वो 5-6 स्टोर को जो है वजन माल सप्लाई कर रहा है, लेकिन टाइम लगेगा सर, यहाँ पे अपने को सोचना पड़ेगा। वॉल्टन ने बोला भाई टाइम नहीं लगना चाहिए, भले खर्चा लगे कोई वांदा नहीं। और इसीलिए उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है दे आर नियरेस्ट टू द स्टोर। डिसेंट्रलाइज लॉजिस्टिक्स हो गया कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो गया, बड़े बड़े वेयरहाउस ना खुल के ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो आप रखो, सिस्टम इतना अच्छा बनाओ कि कभी कोई प्रोडक्ट की जो है वो एज एन वैकेंसी आनी नहीं चाहिए, फुल एकदम जो है वो जनता को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, जिस भाव पे चाहिए वो मिलना चाहिए। ऐसा कमिट कर दो कि चीपेस्ट जो है वो हमारे यहाँ पे मिलेगा, हमारे ट्रक ड्राइवर्स होने चाहिए, हमारा ही ट्रक्स होना चाहिए। सर आप क्या बात कर रहे हो, 1-2 कॉम्पिटेंसी की बात हुई थी, बट वही बात है ना, अगर कोई 1-2 चीज होती ना वॉलमार्ट की तो शायद मैं कॉपी कर लेता, बट उन्होंने इतनी जगह पे अपने आप को अच्छा बना के रखा हुआ है कि किसी कॉम्पिटिटर के लिए बहुत ही मुश्किल बन जाता है टू इमेजिन कि यार हम लोग कभी उसको कॉपी कर भी सकते हैं क्या। और यही आपका जो है वो टॉपिक बन जाता है कोर कॉम्पिटेंसीज। अब ये एग्जांपल अगर मैं दिमाग में लेके इस टॉपिक को रिवाइज करूं तो कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब हर एंटिटी की प्रोडक्शन स्किल्स या टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट जो चीजें जानती है या उनका जो एक्सपीरियंस है या उनके पास कोई इनटैंजिबल एसेट्स है जैसे ब्रांड हो गया, ये सारों का जो कॉम्बिनेशन है और इनके अंदर जो आपने सिनर्जी अचीव करके रखी हुई है, ये सारी सिनर्जी आपके लिए जो है वो कॉम्पिटेंसीज क्रिएट कर रही है। ऐसी चीज जो बहुत ही यूनिक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन। कहते हैं कि 1-2 स्किल की बात नहीं हो रही है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स rather than individual skills और separate techniques, जो कि एज इन बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड है और आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही है। लेकिन हर कॉम्पिटेंसीज आपकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं होती है, उसके लिए 3 टेस्ट है जो सीके प्रहलाद और गैरी हैमिल ने देके रखे हुए। सबसे पहला उन्होंने बोल दिया कि भाई जिस चीज को आप कोर कॉम्पिटेंसीज बोल रहे हो वो एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कॉम्पिटिशन के पास नहीं है।
तो इट शुड बी यूनिक एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट। अगर सबके पास है तो हम लोग वहां पे एटलीस्ट कम से कम सबसे अच्छे होने चाहिए। जैसे सर खरीद तो सब पा रहे लेकिन हमारे दाम पे कोई नहीं खरीद पा रहा है। सर बेच तो सब रहे लेकिन जिस भाव पे हम बेच रहे, जिस तरीके से हम बेच रहे, वो कोई नहीं बेच पा रहा। तो इट शुड बी डिफरेंशिएटेड। कस्टमर उसे वैल्यू करना चाहिए। कभी कभार होता है ना, मैं इस चीज में अच्छा हूं बट जनता को वो चाहिए ही नहीं, तो क्या मतलब है उस अच्छाई का। तो कस्टमर शुड वैल्यू दैट। इट शुड हेल्प यू टू डिलीवर द फंडामेंटल बेनिफिट टू द एंड कस्टमर। कस्टमर्स जो है वो उन कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है कि हमें इससे खरीदना है। एंड प्लस ये कॉम्पिटेंसीज ऐसी है कि आप कोई भी मार्केट में जाओ, आप इंडिया में जाओ यू कैन अप्लाई दैट, आप चाइना में जाओ यू कैन अप्लाई दैट। जैसे आज के टाइम पे वॉलमार्ट इंडिया में चलो एंटर हो नहीं पा रहा बिकॉज सरकार होने नहीं दे रही है, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने वॉलमार्ट को ओपनली इनवाइट किया और वॉलमार्ट ने बकायदा वहां पे ये जितनी भी कॉम्पिटेंसीज है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट यूज कर ली। तो इट कैन बी अप्लाइड टू अदर मार्केट, मस्ट बी एप्लीकेबल टू होल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एक दो स्किल्स अगर होती तो शायद पूरी जगह पे अप्लाई नहीं कर पाती, बट ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, जो अप्रोच है, वो तो हर जगह पे अप्लाई की जा सकती है। तो ये 3 क्राइटेरिया हो गए, कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन, कस्टमर शुड वैल्यू दैट एंड इट कैन बी अप्लाइड टू अदर मार्केट। अब देखो ऐसे ही और कुछ जो है वो क्राइटेरिया अलग क्वेश्चन के फॉर्म में देके रखे हुए कि लेट्स से कि अगर हम लोग यहाँ पे सीके प्रहलाद और गैरी हैमल को छोड़ दे तो और कौन से क्राइटेरिया जो है वो यूज कर सकते हैं। तो सिमिलर से ही आ गए, बट ये हम लोग को अलग क्वेश्चन के लिए अलग आंसर लिखना पड़ेगा। वैसी बात है कि भाई वो क्राइटेरिया जो है वो वैल्यूएबल होना चाहिए कि फर्म जो है उसके बेसिस पे मार्केट के अंदर जो कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो क्वालिटी के बेसिस पे वो अपॉर्चुनिटीज उठा सके। जैसे अगर मैं थोड़ा सा महाभारत को वापस से बीच में लाऊं तो ये जो शस्त्र है आपके पास कवच वाला, वो आप युद्ध में यूज कर सको। लेट्स से कि वो युद्ध में अगर इनवैलिड हो जाए तो मेरे लिए उतना कुछ काम का नहीं है। तो वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए। वैल्यूएबल का बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि भाई करण जो है वो लास्ट जो मेन आपका गेम का बात आता है जहां पे बिटवीन द करण एंड अर्जुन वॉर चल रहा था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करण जो है वो अपनी शक्तियां भूल गया था। तो भले ही उनके पास कोर कॉम्पिटेंसीज थी, बहुत सारी यूनिक स्किल थे, बट क्योंकि परशुराम जी ने उनको जो है वो एज एन थोड़ा सा श्राप दे के रखा हुआ था कि भाई जब मेन मोमेंट आएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी सारी विद्या भूल जाओगे, तो दैट इज एक्टेड इन द नेगेटिव सेंस फॉर हिम। तो फिर वो कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं हुई सर, क्योंकि वैल्यूएबल ही नहीं है ना। आप जब मौका है तब उसको एज इन यूज ही नहीं कर पा रहे। रेयर होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। अगेन वहीं से ये पॉइंट उठाया हुआ है कि कैपेबिलिटी शुड बी पोजेस्ड बाय फ्यू ओनली, कॉस्टली टू इमिटेट, कोई इसे कॉपी ना कर सके, प्लस उसका कोई और तोड़ ही ना हो। उसका कोई और तोड़ ही ना हो मतलब इट इज नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, नो स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस, उसके जैसा कुछ और है ही नहीं किसी के पास, राइट। तो ये कुछ हो गई क्राइटेरियाज। सर ये क्राइटेरियाज कहां से इवैल्यूएट की हुई है? देखो आगे जाके एक पॉइंट हम बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो वहीं से ये क्राइटेरिया जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? अरे यार कोर कॉम्पिटेंसीज को ही यूज करके आप क्या क्रिएट कर सकते हो अपने लिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो। तो आप इसको ऐसा ले लो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो एक आउटकम है और कोर कॉम्पिटेंसीज जो है वो आप यूज करके इस आउटकम को अचीव करने में एज इन कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो। बट देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपकी जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक टिकनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे सस्टेनेबल में आपके 4 पॉइंट आते हैं, ड्यूरेबल, ट्रांसफरेबल, इमिटेबल एंड लास्ट यहां पे हो जाता है एप्रोप्रिएबल। कि सस्टेनेबल मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ 1-2 साल के लिए वैलिड है। सर मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका मैं पेटेंट करा ही नहीं सकता। अब वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बहुत ही अच्छी है, कस्टमर उसे वैल्यू भी करेंगे, मेरे लिए फायदेमंद भी होगा, लेकिन जैसे ही मैं वो टेक्नोलॉजी मार्केट में लाऊंगा, मेरी जो कॉम्पिटिशन है वो एज इन ये टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेंगे। तो मेरे लिए है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट वो सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज लीगली मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अगर लेट्स से कि इसी चीज को मैं लीगली प्रोटेक्ट कर सकता हूं, तो इन सच केस आई कैन से दैट कि बॉस हो सकता है कि बाकी क्राइटेरिया जब मैं मीट करूं तो मेरे लिए वो एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माना जाए। जैसे अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आदमी कोई भी इनोवेशन ला रहा है ना, तो उस इनोवेशन का पेटेंट ले ही नहीं सकते। इसीलिए तो फोन पे, भारत पे, जी पे, कितने सारे आपके जो है वो पेमेंट एग्रीगेटर एप्स हो गई जो कि आपको जो है वो पेमेंट करने दे रही है, बिकॉज वहां पे देयर इज नो ऑप्शन टू गेट द इनोवेशन गेटिंग रजिस्टर्ड, राइट। तो वहां पे सस्टेनेबल आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो देयर आर 4 क्राइटेरियाज जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे और चेक करने के लिए कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं। पहला हो गया इट शुड बी ड्यूरेबल, कि मतलब जिस भी क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हो ना वो ड्यूरेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सर मैं एक टेस्ला कंपनी का आदमी हूं और कोई अगर मुझे पूछेगा ना हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, तो हम बोलेंगे इलॉन मस्क। सर मस्क हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, बट मस्क की लाइफ लिमिटेड है दोस्तों, मस्क अमर तो नहीं है, तो मस्क तो ड्यूरेबल ही नहीं है, कभी भी चल सकता है, तो आपके लिए वो सस्टेनेबल कैसे हुआ?
तो यहां पे अगर आप किसी ह्यूमन रिसोर्स को बोल रहे हो कि ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस है, किसी पेटेंट को बोल रहे हो, किसी ब्रांड को बोल रहे हो, तो इनमें से पेटेंट की भी लाइफ लिमिटेड होती है, ह्यूमन एक्सपर्टीज की भी लाइफ लिमिटेड होती है, ब्रांड की लाइफ ड्यूरेबल होती है। तो ब्रांड अगर आप बोल रहे हो कि यार ये मेरा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, ट्रू, कई पार्ले जी जैसे ब्रांड जो है वो कई सालों से ऑपरेट कर रही है और आज भी ऑपरेट करती है, शायद करती भी रहेगी, तो इट इज अ कोर कॉम्पिटेंस विच इज सर्विंग एज अ सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो ड्यूरेबल होनी चाहिए, मतलब लंबे समय तक मैं उसे यूज कर सकूं, वो कोई और चुरा ना सके। इट शुड नॉट बी ट्रांसफरेबल, मतलब मेरी कोई ऐसी रेसिपी नहीं होनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल लापिनोज में मैं पिज्जा सेल कर रहा हूं, डोमिनोज में मैं पिज्जा सेल कर रहा हूं, और मेरी रेसिपी को मैं बोल रहा हूं मेरी कोर कॉम्पिटेंस है, और वो रेसिपी मैं सारे एम्प्लॉयज को बता रहा हूं, और मेरा एक एक एम्प्लॉय जाके चुगली कर रहा है कि सर हम बताते हैं आपकी कॉम्पिटिशन क्या ऐसी चीज बना रही है जो आप भी बना सकते हो। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोको कोला को जो है वो एज इतने ज्यादा मेहनत करने लग गई टू यू नो प्रोटेक्ट देयर ट्रेड सीक्रेट, राइट। तो इट शुड नॉट बी ट्रांसफरेबल, मतलब राइवल्स को कभी भी उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, और ना ही राइवल्स उसे बना सकता है। इट शुड नॉट बी इमिटेबल, मतलब ये ट्रू टेस्ट हो गया कि बनाया ना जा सके, कभी भी किसी भी हालत में आपका राइवल्स जो है वो इजीली उसे नहीं डेवलप कर सकता है। और लास्ट में सर आपके लिए वो क्या होना चाहिए, फायदेमंद होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, जो भी रिसोर्स आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए उसके ऊपर फायदा उठा सकते हो। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के 4 पॉइंट हो गए कि ये इवैल्यूएट करने के लिए कि मेरी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो सस्टेनेबल है कि नहीं। तो देखो सीक्वेंस इज कॉम्पिटेंस, इट इज रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक सिनर्जी क्रिएट करेगा। फिर हम लोग इसको टेस्ट में डालेंगे। टेस्ट कितने जन ने दिया हुआ है, 2, सीके प्रहलाद और गैरी हैमल ने दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट बोले हैं, प्लस कुछ 4 पॉइंट अलग से है जो हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले ही उठाए हैं, राइट। तो ये टेस्ट में हम लोग को पता चलेगा कि मेरी कॉम्पिटेंस सच्ची में कोर कॉम्पिटेंस है कि नहीं। लेकिन मुझे देखना है कि इससे मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, पहली पॉइंट। दूसरा, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल है ना, लंबा टिकेगा ना। और लंबा टिकने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए कि ड्यूरेबल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ट्रांसफरेबल, इमिटेबल नहीं होना चाहिए, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है। तो ये कुछ बातें आपकी हो गई, अप्रोप्रिएबल है, राइट। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दोस्तों, विच इज माइकल पोर्टर। देखो माइकल पोर्टर ऑलरेडी पहले आ चुके और ये वापस आ गए। माइकल पोर्टर ने बोल दिया कि बॉस, आपने अगर डिसाइड कर लिया कि किसी कंपनी में आप जा रहे हो, हम लोग ने इनिशियली डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मुझे किस बिजनेस में जाना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस ने बोल दिया हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। अब उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के बिजनेस के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो वहां पे मैं कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूं जो मुझे उस कंपटीशन से आउट परफॉर्म करने में मुझे हेल्प करेगी। जैसे टेलीकॉम कॉर्पोरेट लेवल का डिसीजन हो गया कि भाई अपने रिलायंस जियो करके जाएंगे और टेलीकॉम में इंट्रोड्यूस होंगे, बट कैसे अपने आप को जो है वो यूनिकली सर्व करेंगे। तो बोल दिया कि भाई सबसे सस्ते दाम में हम लोग क्या करेंगे, पैकेजेस सेल करेंगे। तो ये कॉस्ट लीडरशिप वाली बात आ गई। तो इस तरीके से अगर लेट्स से कि हम लोग ने कॉर्पोरेट लेवल में डिसीजन ले लिया कि वी वांट टू गो इनटू दिस बिजनेस, तो उस बिजनेस के अंदर हम कैसे अपने कंपटीशन को आउट परफॉर्म करें उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया माइकल पोर्टर ने कि भाई सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे जो है वो 4 स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। बेसिक सेंस में तो 3 ही है, तीसरे के 2 बाइफरकेशन है। कहते हैं कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप कॉम्पिटिटिव स्कोप कितना बड़ा रखना चाहते हो। इज इट अ ब्रॉड मार्केट और इज इट अ नैरो मार्केट। मैंने बोला बहुत बड़ा मार्केट है यार, 90% ऑफ द मार्केट को मैं यहाँ पे कैटर करने जा रहा हूं, इट इज अ ब्रॉड मार्केट। तो वहां पे माइकल पोर्टर ने सजेस्ट किया सर आप 2 चीज कर सकते हो। क्या, पहला आप कॉस्ट लीडरशिप अप्लाई कर सकते हो और दूसरा आप डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ऐसा हो गया कि आप उस इंडस्ट्री के अंदर मेक श्योर करो कि आप सबसे सस्ते दाम में चीजों को बना रहे हो और बाकी कोई और नहीं बना पा रहा। तो ये हो गया कॉस्ट लीडरशिप की, कॉस्ट में लीडरशिप हासिल कर लो। इसमें अगर कोई उनसे पूछेगा कि सर फिर कुछ यूनिक करना, इनोवेट करना, कुछ मत करो, आप बस खाली ये करो कि जो ऑलरेडी माल बन रहा है ना आपका सबसे सस्ते दाम में बने और इसके कारण आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है विच इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। एक आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। एप्पल की तरह कुछ यूनिक करो, मार्केट में जो किसी ने नहीं किया होगा वो कुछ करो। फिर आप प्रीमियम चार्ज करोगे तो भी चलेगा, बट ऐसा यूनिकनेस होना चाहिए जो सामने वाले को पसंद भी आए। लेट्स से कि ये तो 2 बड़े मार्केट के लिए हो गया। यही अगर कोई छोटा मार्केट जो 10% मार्केट है वहां पे कोई बंदा नहीं जा रहा है तो आप वहां पे भी जाके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी या फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो 90% को आप कैटर कर रहे हो, 2 ऑप्शन है, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। उस 10% को आप कैटर कर रहे हो, अगेन 2 ऑप्शन है, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। तो किस मार्केट को आप देख रहे हो उसके बारे में आपकी स्ट्रैटेजी हो गई। अब हम यहां पे विद एग्जांपल आराम से डिस्कस करेंगे क्या क्या है। सबसे पहला बात आ गया कॉस्ट लीडरशिप का, जैसे वॉलमार्ट हो गया, सबसे सस्ते दाम में हम खरीद के कस्टमर्स को बेचेंगे। तो ये उनकी कॉस्ट लीडरशिप हो गई, उनसे सस्ता कोई खरीद ही नहीं सकता।
और दूसरा इंडिगो हो गया। सर हम लोग अगर फ्लाइट उड़ाते हैं ना तो सबसे सस्ते दाम में उड़ाते हैं सर, बहुत मेहनत की हम लोग ने। प्लेन जो है वो बार्गेनिंग पर परचेज की हुई है, लीज पर लेके रखी हुई है सर। हम लोग ने प्लेन के जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रखे ताकि ट्रेनिंग पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े सर। हम लोग के जो पायलट्स है उनका भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ हो जाता है सर। हम यहाँ पे जो है वो ज्यादा कुछ अंदर सर्विसेज ऑफर नहीं करते, बट ऑन टाइम हम लोग अपने कस्टमर्स को जो है वो एज इन छोड़ देते हैं जगह पे। तो ये कई बातें आपकी हो जाती है जो कि कॉस्ट लीडरशिप पे कंट्रीब्यूट करती है। तो इन केस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप आपका जो मार्केट है, पहली बात तो ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा मार्केट है और उसको आप सबसे सस्ते दाम में, आप कई जगह पे कॉस्ट बचा रहे हो। आप माल खरीदते वक्त, प्रोक्योरमेंट के वक्त जो है वो खर्चा बचा रहे हो, प्रोडक्शन के वक्त, स्टोरेज के वक्त, डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, आपके जो जो खर्चे लग रहे हैं सब जगह पे आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मैकडी और डी कैथलॉन, जो लोग बहुत ही सस्ते कॉस्ट पे जो है वो चीजें ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। यहां पे मेनली ऐसा है कि लो कॉस्ट किसके लिए अच्छा होगा, फॉर अ प्राइस सेंसिटिव बायर, या जहां पे ऐसा है कि उस इंडस्ट्री में बहुत ही कम वे हो गए टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री हो गया। अब उसमें मैं क्या अलग नया ऑयल बेचूंगा, तो उधर सबसे सस्ते में अगर मैं ऑयल लेट से एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं और सेल कर पा रहा हूं तो इससे अच्छा कुछ और मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तो ये दो सूटेबिलिटी की बात आ गई कि जहां पे इंडस्ट्री में प्राइस सेंसिटिव बायर है, प्लस आपका कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है डिफरेंशिएशन का, और बायर को ज्यादा डिफरेंशिएशन से मतलब भी नहीं है, उसको ऐसा कि उसकी बेसिक नीड अगर पूरी हो रही है ना तो उसके लिए काफी है। वेल यहां पे जो है वो अगर हम बात करें कैसे ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी अचीव कर सकते हैं, सबसे पहले प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग होना चाहिए डिमांड का। क्यों सर? देखो, आप जस्ट बिकॉज कि सस्ते दाम पे माल बनाना चाहते हो, डेफिनेटली उसके लिए आपको बल्क मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। बट बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आप क्या करोगे, डिमांड का एक अंदाजा लगाओगे कि भाई कितना मैं माल जो है वो एज इन बेचने वाला हूं, लोग कितना खरीदने वाले हैं। उसके बेसिस पे जब आप माल बना रहे हो तो मेक श्योर करना कि भाई आपकी जो फोरकास्टिंग है वो एकदम सही हो, क्योंकि उसमें अगर गलती हो गई तो आपका बेमतलब का वेस्टेज हो जाएगा। जैसे अगर मैं कोई नया कार का मॉडल लाया हूं मार्केट में, तो उसकी जो फोरकास्टिंग है कि भाई 10 यूनिट लगेंगे या 100 यूनिट लगेंगे, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। और इसीलिए तो कार कंपनी जो है वो बोलती है यार इन्वेंट्री अपने पहले से बना के ही नहीं रखेंगे, बिकॉज उसमें बेमतलब का बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है। इसलिए टोयोटा ने सबसे पहले ये लॉन्च किया था कि जहां पे सामने वाला कस्टमर हमें ऑर्डर देगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि उसको सस्ते में हम बेच पा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी अगर डिलीवर करेंगे तो वो बंदा खरीद लेगा। क्योंकि कार जैसी चीज ऐसी है कि मैं बहुत एक बड़ा खर्चा कर रहा हूं, तो मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है कि अभी की अभी चाहिए। वहां पे अगर मैं 10-15 दिन वेट कर लूंगा तो भी चल जाएगा, बट मुझे थोड़ी सस्ते भाव पे चाहिए बॉस। तो वहां पे उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई कार जब किसी को अभी के अभी चाहिए नहीं तो क्यों बना के रख रहे हो, उल्टा वो 15 दिन के लिए वेट करने वाला है, चल जाएगा, बड़ा खर्चा है, तो मेक श्योर करो कि 15 दिन में हम लोग क्या करें उसको दे सके। वैसा हम लोग को जो है एज इन पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना लेना है। तो प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग होनी चाहिए, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, बल्क में आप जो है वो मैन्युफैक्चर करो जिसके कारण पर यूनिट कॉस्ट कम आए, सारे एक जैसे प्रोडक्ट बनाओ तो वहां पे टाइम भी बचेगा, प्लस अगेन सेम मटेरियल लगेगा, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, और डिफरेंशिएशन जो है वो तब तक मत करो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, और इससे आपको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि राइवल्स कभी भी आपके साथ प्राइस वॉर नहीं करेंगे, उनको हमेशा पता है कि प्राइस वॉर अगर करने जाए और हम अगर कम प्राइस रखेंगे तो आप और कम कर दोगे, बिकॉज आप बहुत ही कम कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हो, तो प्राइस वॉर आप हमेशा जीतोगे। बायर्स कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, सर आप तो सस्ते में बेच रहे हो ना। सप्लायर, अभी देखो सप्लायर तो अपने मन की करेगा, बट सप्लायर अगर अपने मन की कर रहा है और आपको थोड़ा सा महंगे दाम पे माल बेच रहा है, तो तुरंत आपकी जो वो प्राइस इंक्रीज जो आपके सप्लायर ने करके रखी है वो कस्टमर के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप क्योंकि लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हो, तो ऐसे 2-4 चीजें जो है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि यार थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है मैं मैनेज कर लूंगा, कोई वांदा नहीं है यहाँ पे, राइट। तो सप्लायर की जो प्राइस इंक्रीज है वो आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। नया एंट्रेंट कभी आपको देख के मार्केट में आने की सोचेगा ही नहीं, जैसे हमने वॉलमार्ट के टाइम पे मना कर दिया, और कभी आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप सबसे सस्ते सब्स्टिट्यूट हो। सर अगर सब्स्टिट्यूट कम प्राइस पे डेवलप हो गया तो आपके पास काफी रिसोर्स इकट्ठा हुआ है ना, दैट यू कैन यूज टू कट योर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो गया? अगेन डिसएडवांटेज वेरी सिंपल बनाने के पॉइंट्स है कि कंपटीशन इसे कॉपी कर लेगा। कॉस्ट लीडरशिप तभी काम की जब आप हायर सेल वॉल्यूम अचीव कर पाओ, तो नया एंट्रेंट तो कभी ये अचीव कर ही नहीं पाएगा। कॉस्ट लीडरशिप जो है वो बोलती है कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम से कम करो, बट लॉन्ग रन में आपके लिए हार्मफुल बन जाएगा, बिकॉज आपने कभी अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट ही नहीं की, तो लोग में वो लॉयल्टी आई नहीं है। और इसीलिए वॉलमार्ट जो है वो मेक श्योर करता है कि भाई ब्रांड भी क्रिएट करके रखे, इमेज, राइट। एंड लास्ट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एरियाज अ ग्रेट थ्रेट टू द कॉस्ट लीडरशिप की। अगर लेट्स से आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसमें आपने महारती हासिल कर ली है, और फिर मार्केट के अंदर लेट्स से कि टेक्नोलॉजिकली लीडरशिप उसमें किसी ने अचीव कर ली है, तो वो नई टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स पूरा कस्टमर्स भाग जाएंगे, आपका फिर कोई खरीदेगा ही नहीं, राइट।
फिर हो गया आपका डिफरेंशिएशन, कुछ ना कुछ आप क्या करोगे, यूनिक करोगे जो कस्टमर्स को अच्छा लगे। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे डोमिनोज ने बोला मैं 30 मिनट में पिज्जा सर्व कर रहा हूं, ये उनकी यूनिकनेस हो गई। बट डिफरेंशिएशन जो है वो गारंटी नहीं देता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, फॉर द रीजन बीइंग सिंपल कि कंपटीशन इसको जो है वो रैपिडली क्या कर सकता है, इमिटेट कर सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसा डिफरेंशिएशन करो जिसका इमिटेशन क्या हो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बायर की नीड को देखते आपको करना है। कभी कभार क्या होता है कि आप यहां पे सोचते हो कि यार मैं बहुत ही मस्त चीज बना रहा हूं, बहुत ही मस्त डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बट बायर उतना ज्यादा उसको जो है वो ज्यादा भाव देता भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका क्लासिक हो गया एप्पल की M1 और M2 चिप्स के लैपटॉप्स। M1 और M2 चिप के जो लैपटॉप्स है उसमें से एप्पल ने जो है वो M2 चिप के जो लैपटॉप है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रखे थे एज कंपेयर टू M1। तो लोग जो है वो M2 चिप के लैपटॉप को जो है वो परचेस करने ही नहीं जा रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे, फॉर द रीजन बीइंग सिंपल कि M1 और M2 के जो फीचर्स है उसमें गैप सिर्फ इतना सा था, और वो भी ऐसा गैप है जो एक रेगुलर कंज्यूमर्स को जो है वो एज इन कुछ ज्यादा फर्क क्रिएट करने देता भी नहीं है, कुछ ज्यादा पड़ता भी नहीं उसको, और उसके लिए इतना ज्यादा प्रीमियम पे करना इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एप्पल की तरह ऐसा मत कर देना कि आप 2-3 कैमरा ऐड करके बोलते हो कि भाई मेरा फोन नया है, चल मेरे को जो है वो इसके पैसे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर किन बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? 3 बेसिस, प्रोडक्ट, प्राइसिंग और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मेरा प्रोडक्ट यूनिक हो गया, देखो हमारे यहाँ पे तो लापिनोस का जो चीजी 7 है ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, तो ये एक डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। वोल्टास ने ऑल वेदर एसी लाया था जो आप हर वेदर में जो है वो यूज कर सकते हो, ये एक डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। या नेचुरल्स की आइसक्रीम, ये सब ऐसा हो गया कि जहां पे आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना यूनिक है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अपने आप में वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो गया। प्राइसिंग हो गया कि आपका प्रोडक्ट है तो सेम बट आप थोड़ी सी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर देते हो, लेकिन सामने एडवर्टीजमेंट तो ऐसी करते हो जैसे आप अपने प्रोडक्ट को इतना बड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट दिखाते हो कि लोग उसके बेसिस पे खरीद रहे हैं। जैसे या उल्टा हो गया कि मैं सेम चीज बेच रहा हूं बट सबसे सस्ते दाम में बेच रहा हूं, तो इसके बेसिस पे मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे सर रोलेक्स हो गया, अरे ठीक है क्वालिटी अच्छी होगी सर, ठीक है यूनिकनेस होगी, बट इतनी बड़ी प्राइसिंग को जस्टिफाई कर सके वैसा तो नहीं है ना। बट दे ऑलवेज कैटर्ड टू द रिच कस्टमर्स, इसीलिए आदमी को अगर अपना लेट्स से कि टाइम अच्छा चल रहा है वो दिखाना है तो ही टेंड टू बाय द रोलेक्स बिकॉज वो प्रीमियम घड़ी हो गया। सेम गोस फॉर फरारी, सेम गोस फॉर लुई विटॉन, कि इतना भी बड़ा लेट्स से कि कोई फीचर में डिफरेंस नहीं है कि आप इतनी बड़ी प्रीमियम प्राइसिंग रख रहे हो, बट ये कंपनी बोलती है सर हमारा प्रोडक्ट लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारी प्राइसिंग प्रीमियम है, क्योंकि इनको चाहिए ऐसा कि भाई कोई महंगा प्रोडक्ट दिखाए लोगों को और बताए कि भाई हमारे पास पैसे हैं। वैसे डिमांड जो है वो बोलता है सर हमारी जो डिफरेंशिएशन है हमने प्राइसिंग में कैसे करके रखी है, प्रोडक्ट तो सेम बेच रहे हैं बट सबसे सस्ते दाम में इंडिया लेवल पे जो है वो हम ही बेच पा रहे हैं, उस वे में। और एक आपका तीसरा बेसिस बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन, कि जो कंपनी का नाम है, कंपनी के जो कल्चर है वो अपने आप में, जैसे एप्पल हो गया, दे स्मार्टली हैज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर। उनका जो बहुत ही अच्छा एड आया था 2000 आई गेस 1 में या आई डोंट नो, उनकी बहुत ही एक अच्छी मार्केटिंग टीम ने ये एड इंट्रोड्यूस कराया था, जहां पे उन्होंने उस एड में क्या किया था कि जितने भी रेवोल्यूशनरी या इनोवेटिव लोग हैं वो इनोवेटिव लोगों का जो है एज इन थोड़ा 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 टिप ले लिया था, एंड लास्ट में जो है वो एप्पल ने अपने आप को बीच में डाल दिया और बोल दिया कि वर्ल्ड जो है वो उनको सपोर्ट करता है जो इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं, बट स्मार्टली दे लिंक्ड देमसेल्फ विद द टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑन द बेसिस के भाई हम लोग जो है वो मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लाने आए हैं, कुछ बहुत ही औंधा नया करने आए हैं। और उन्होंने बार बार यही दिखाया अपने आप को कि हम लोग इनोवेटिव है, इनोवेटिव है, इनोवेटिव है। तो लोगों के दिमाग में वो आ गया कि बॉस वी शुड बी कनेक्टेड टू द एप्पल बिकॉज वी सपोर्ट इनोवेशन, हमको इनोवेशन पसंद है, हम भी इनोवेट करना चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ, इसलिए हम लोग एप्पल से जुड़े रहेंगे। तो इनके कई फैन पेज भी होते हैं, फैन मीट्स भी होती है। वैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंस है वो इस फॉर्म में कर सकते हो कि हम लोग मेक इन इंडिया है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी कंपनी में क्या लगा रहे हम मेक इन इंडिया है, तो वो इंडिया में जो है वो बहुत ही पॉपुलर टर्म हो गया कि अपने यूज कर सकते हैं कि सब चाइना का बेच रहे हैं बट ये मेक इन इंडिया है, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन अचीव करने के 3 बेसिस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइसिंग और प्रोडक्ट। कैसे सर डिफरेंशिएशन अचीव करे? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करो, कस्टमर्स को जो चाहिए वो देने की कोशिश करो, कुछ यूनिक देने की कोशिश करो, उनको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो, कुछ इनोवेशन आप मार्केट के अंदर लाने की कोशिश करो, फिर बिंदास आप प्राइसिंग जो है वो ज्यादा चार्ज करो ताकि उस इनोवेशन का आप जो है वो फायदा उठा सको, उस इनोवेशन को आप जस्टिफाई करो कि क्यों प्रीमियम प्राइस को वो बिलोंग करता है। कई आपकी जो है वो बातें हैं जो डिफरेंशिएशन के टाइम पे ध्यान में रखनी है। ब्रांड इमेज क्रिएट करो तो आपका वो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एडवांटेजेस, सर राइवल तो कभी आपकी चीजें कॉपी कर ही नहीं पाएगा, और ब्रांड में अगर डिफरेंशिएशन हुआ है तो ब्रांड की जो लॉयल्टी है वो कभी आपके कस्टमर्स को यहां वहां जाने नहीं देगी। बायर कभी एप्पल से नेगोशिएट नहीं करता प्राइसेस के लिए बिकॉज उनको स्पेशल फीचर्स चाहिए। सप्लायर, वही बात है, सप्लायर थोड़ा भी अगर प्राइस बढ़ाएगा यू कैन एब्जॉर्ब
बिकॉज आप यहाँ पे क्या चार्ज कर रहे हो, प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, तो पैसा आ रहा है ना, तो सप्लायर के 2-3 बातें आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। नया एंट्रेंट कभी आएगा नहीं, बिकॉज उसके लिए इनोवेशन बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, प्लस कोई भी आपकी इनोवेशन को सब्स्टिट्यूट रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। डिसएडवांटेज ये कि भाई लॉन्ग टर्म में ये यूनिकनेस जो है वो ज्यादा टिक नहीं पाती है। अगर आपने बेमतलब की ज्यादा हाई प्राइसिंग चार्ज कर ली और बेनिफिट्स आप खाली नाम के दे रहे हो कस्टमर्स को, तो शायद कस्टमर्स ये वाला प्रोडक्ट खरीदे ही ना। और थोड़ा सा ऐसा है कि डिफरेंशिएशन उस बेसिस पे होना चाहिए जो कस्टमर वैल्यू करे, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। फिर आ जाता है फोकस स्ट्रेटजी। सेम बातें एप्लीकेबल है, सिर्फ आप यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दोगे, वर्ड नीश, कि मैं अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए ये सब कर रहा हूं, राइट। और उसमें फिर ये दोनों चीजें आपकी अलग अलग की जा सकती है, तो आपके सेम पॉइंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, एक्सेप्ट द वर्ड विल गेट रिप्लेस्ड। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी एक यूनिक हो गई, माइकल पोर्टर ने नहीं दी हुई है, बट बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी क्या बोलती है? वेल, ये स्ट्रेटजी बोलती है कि देखो भाई, आपको जो करना है करो। ये माइकल पोर्टर की बातें आपने सुन लेना। अब इन्हीं बातों को मैं थोड़ा सा समअप करने के लिए अगर बात करूं, तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर ने समअप ही कर दिया। उसने बोल दिया, या तो तुम लोग जनता, मतलब आपकी जो कंपटीशन जिस प्राइस पे बेच रही है उससे कम प्राइस पे बेच के भले ही सेम फीचर दो, चलेगा। या फिर अगर आप सेम प्राइस पे दे रहे हो तो कंपटीशन से ज्यादा बेहतर फीचर दो। इतनी दो बातें बोल दी, इसने बात खत्म। बोला कि सामने वाले बंदे को ना वैल्यू वाली बात फील होनी चाहिए कि भाई आप सामने वाले को ज्यादा लोगों, मतलब कंपटीशन से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो दो ऑप्शन दे दिए कि कंपटीशन जिस प्राइस पे ऑफर कर रही है आप सेम फीचर्स दो, बट प्राइसिंग क्या रखो, कम रखो। दूसरा, कंपटीशन जिस प्राइस पे ऑफर रख रही है सेम प्राइस दो, बट आप हायर क्वालिटी के और बेटर फीचर प्रोवाइड करो। जैसे वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सेम प्राइस पे दे रहे हैं बट फीचर्स में एडिशन डालते जा रहे हैं, ताकि सामने वाले कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करे, वैल्यू प्रोवाइड करे। तो ये हो गया आपका बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, कि सबसे बेस्ट भाव पे आप ही प्रोवाइड करो। तो ये कई बातें हम लोग की हो गई। अब सिर्फ एक बात हम लोग का इस पूरे चैप्टर में दोस्तों बच जाता है, विच इज मेंडलॉस मैट्रिक्स या स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स, राइट। तो अब सबसे पहली बात तो सर, हु इज स्टेक होल्डर्स? देखो, स्टेक होल्डर्स का मतलब ऐसा हो गया, हर वो जनता जो आपके सक्सेस के अंदर इंटरेस्टेड है, हर वो जनता जो आपसे कोई ना कोई नाता रखती है, तो वो आपके स्टेक होल्डर्स है। जैसे शेयर होल्डर्स, सीईओ, या अभी एक नया मैनेजर आ रहा है, ठीक है ना, आप इसको कैसे पढ़ोगे, एक नया मैनेजर आ रहा है और वो मैनेजर जो है वो थोड़ा सा कंसर्न है कि यार मुझे तो बहुत लोगों को मैनेज करना है, और उसको आप हेल्प कर रहे हो एज अ सीनियर मैनेजर कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे को हेल्प करता हूं। तो सबसे पहले वो बंदा बोलता है कि यार सर देखो कितने जन है जिसको मुझे मैनेज करना है, मेरे शेयर होल्डर्स ने मुझे अपॉइंट तो कर दिया। तो यहाँ पे उसको एज इन रोक के बोलते हैं, भाई तेरे को शेयर होल्डर ने अपॉइंट नहीं किया, तेरे को डायरेक्टर ने अपॉइंट किया। बोला हाँ सर, फिर तो ये भी आ गया कि एक तो मेरे डायरेक्टर ने मेरे को अपॉइंट करके रखा है, मेरे शेयर होल्डर्स ने मेरे डायरेक्टर को अपॉइंट करके रखा है, इनको भी देखना है, इसको भी देखना है। मेरा कस्टमर बोलता है कि सर आप तो हमारे लिए जो है वो एज इन सोचोगे नहीं, तो हम कैसे सोचेंगे, तो मुझे इनके लिए भी सोचना है, मेरे एम्प्लॉयज के लिए भी सोचना है। सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ भाई टैक्स वैक्स टाइम पे आना चाहिए। सर इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे इन्हें मैनेज करूंगा? तो इन्होंने बोला पहले तो एक बार देख ले किसको क्या चाहिए। जैसे शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बेचो, उनके आरओआई जो है वो ज्यादा बनाओ, सीएसआर थोड़ी बहुत करो, टॉप रैंकिंग में उनकी कंपनी को लाओ, उनका मार्केट शेयर बढ़ाओ। सीईओ को क्या चाहिए भाई, उनको ऐसा फील होना चाहिए कि भाई जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो एक प्रेस्टीज वाली कंपनी है, उनको मार्केट में कंपनी की रैंकिंग अच्छी चाहिए, रेवेन्यू अच्छा चाहिए। हमारे जो सप्लायर है उसको ऐसा कि ऑर्डर ज्यादा दे दो, मार्जिन अच्छा खासा दे दो, कंज्यूमर्स को वैल्यू फॉर मनी चाहिए, कंटिन्यूसली माल आता रहना चाहिए, और एम्प्लॉयज को भी वही बात है कि बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट चाहिए। यहां पे थोड़ा सा अपने को लंबी सांस लेना और बोलना है कि देख, सब लोग तेरे को हर वक्त परेशान नहीं करेंगे। ये जितने भी स्टेक होल्डर्स है, इन स्टेक होल्डर्स को आप इस मैट्रिक्स में 4 जगह पे प्लॉट कर सकते हो। देखो, आप दो पहले क्राइटेरिया ले लो। पहला क्राइटेरिया आपके लिए हो गया कि इन सब स्टेक होल्डर्स में से कौन कितना पावर आप पे रखता है, कितना आप पे दबाव रखता है। जैसे जैसे स्टेक होल्डर की अगर हम बात करें, तो एक मैगजीन लिखने वाली कंपनी जो है वो भी अपने आप में एक स्टेक होल्डर है, और सरकार भी स्टेक होल्डर है। दोनों आपको इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पे सरकार कर सकती है उस लेवल पे उतना मैगजीन नहीं कर सकती। तो पावर किसकी ज्यादा है, सरकार की, और किसकी कम है, मैगजीन वाले की। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसकी पावर ज्यादा और किसकी पावर कम है। और दूसरा, चलो पावर ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट कितना रखता है, उसकी सक्सेस में कितना इन्वॉल्व होता है। इसी में भी दो कैटेगरी आ सकती है, हाई और लो। थोड़ा सा एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, कौन ऐसे स्टेक होल्डर्स है जो हाई पावर रखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में लो इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो है आपकी बैंक्स, गवर्नमेंट और कस्टमर्स। अब ये लोग ऐसे हो गए जो आपके ऊपर अच्छा खासा दबदबा रख सकते हैं। कस्टमर बोला हमने अगर प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया तो आपकी कंपनी चली जाएगी आज से। गवर्नमेंट बोलती है भाई थोड़ा सा रेड मारा और देखो हालत जो है वो एकदम पतली हो जाएगी,
बैंक बोलती है सर हमने गलती से भी आपका लोन रिजेक्ट कर दिया, ये ओडी लिमिट बंद कर दी तो बात ही खत्म। तो ये बहुत ही हाई पावर रखते हैं, बट इनका ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना शेयर होल्डर्स का होता है। तो आप ऐसे स्टेक होल्डर्स को क्या करो, थोड़ा सा जब वो कुछ बोले ना तो थोड़ा सा उनको सुन लो, राइट। हो सकता है कि आपके नए आइडियाज में ये हिंड्रेंस पैदा करे, तो उनको थोड़ा सा रिजॉल्व करो, उनके इंटरेस्ट को जो है वो इंक्रीज करो ऑर्गेनाइजेशन में, थोड़ा सा उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स पॉजिटिव करते रहो। लेकिन कुछ आपके स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जैसे शेयर होल्डर्स, सीईओ और बीओडी, जो हाई पावर रखते हैं और प्लस हाईली इंटरेस्टेड होते हैं। इनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, इनको आप क्लोजली मैनेज करो, डिसीजन मेकिंग में इनको इन्वॉल्व करो, प्लस रेगुलरली इनके साथ अच्छा रिलेशन बनाओ। देखो पूरी मार्केट में कुछ भी खराब होगा ना, अगर ये 3 लोग आपके साथ है ना तो आपको ये संभाल लेंगे, चिंता मत करो। तो ये हो गए आपके की प्लेयर्स, इनको आपको कीप सेटिस्फाइड रखना है। इनके लिए ऐसा है कि भाई इनके साथ सबसे ज्यादा आपको इन्वॉल्व रहना है। फिर आपके आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी के, जो पावर भी ज्यादा नहीं रखते और ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, जैसे मीडिया कंपनी हो गई, मैगजीन हो गई। कभी कभार जो है वो एज इन बहुत ही ज्यादा पावर अप पे रख सकते हैं, बट जब तक आप सुर्खियों में नहीं आओगे तब तक इनको फर्क भी नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है और आपके अंदर क्या चल रहा है। तो इनको मॉनिटर करके रहो, ज्यादा एंगेज इनके साथ मत करो। जनरली मीडिया अगर कुछ पूछे तो सही जवाब आप दे दो, बट ये लो प्रायोरिटी में रखो आप। एंड उसके बाद बोल दिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड तो हाईली है बट ज्यादा पावर नहीं रखते, जैसे आपके एम्प्लॉइज, वेंडर्स और लीगल एक्सपर्ट्स। तो इनका ऐसा है कि भाई जो क्योंकि सक्सेस में इंटरेस्टेड है तो उनको बेसिकली आपको कंसल्ट तो करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि कोई बंदा आप पे पावर नहीं रखता तो आप पूछो नहीं, ये गलत बात है। तो आप इनसे कंसल्ट करते रहो, इनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते रहो, डिसीजन में एंगेज करो, ये आपको अच्छी फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। बट इस मैट्रिक्स की खास बात यह है कि वक्त के साथ मैट्रिक्स के अंदर बंदे बदलते जाएंगे। जैसे कंपनी ने अगर थोड़ी भी चीज बुरी की तो ये जो मीडिया जो कम पावर रख रही है तुरंत हाई पावर वाली कैटेगरी में चली जाएगी, ऊपर वाले कैटेगरी में। सेम अगर हम बात करें कस्टमर्स की, तो कस्टमर लेट से कि ज्यादा जो है आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है तो ये लो पावर में आ जाता है, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, कस्टमर प्योरली मेरे पे डिपेंडेंट है तो मेरे अलावा किसी और से खरीद ही नहीं सकता, तो मुझसे खरीदना पड़ेगा। तो वो फिर उस कैटेगरी में आ जाएगा जहां पे वो बोलेंगे लो सक्सेस बट लो पावर वाली बात, राइट। सो ये आपके जो है वो लोग चेंज होते रहेंगे। कीप री एनालाइजिंग द मेंडलॉस ग्रिड फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट। हो सकता है कि इनकी क्वाड्रेंट्स में शिफ्टिंग होती रहे, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप अपने स्टेक होल्डर्स को मैनेज कर रहे हो तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ताकि थोड़ा सा आपको फिल्टरिंग होगा कि पहले किसके साथ किस तरीके से हम लोग को बिहेव करना है। दैट्स इट, ये हमारा पूरा चैप्टर है। स्वॉट एनालिसिस हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो यहां पे हमें करने की नीड नहीं है, बट वो बेसिक सेंस में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। बाकी पूरा चैप्टर हम लोग ने यहाँ पे जो है वो विद एग्जाम्पल बाकायदा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब एक बार आप रीडिंग दे दोगे मॉड्यूल में तो सारी बातें आपको जो है वो वापस से क्लियर हो जाएगी, जो आप भूले हो चीजें वो वापस से आपको याद आ जाएगी, राइट। कोशिश ये करना कि आप एटलीस्ट इंस्टीट्यूट के जो पीछे के क्वेश्चंस है, जिन जिन जगह पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पार्ट्स को आप अच्छे कर लो। इसमें कई ऐसे टॉपिक्स है जो ओल्ड सिलेबस में नहीं हुआ करते थे इस चैप्टर में और अभी इंट्रोड्यूस हुए, जैसे वो 4 ड्राइवर्स और ये मेंडलोस मैट्रिक्स, तो वो हमें मेक श्योर करना है कि हम अच्छे से करके जाए, राइट। सो दैट इज द होल वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, राइट। एक बार लेट्स से कि आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो आप रेगुलरली बार बार जो है वो रेफर डेफिनेटली कर सकते हो फॉर द क्विक रिविजन, राइट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन है, अगर अच्छी लगी तो वहाँ पे भी एज एन थोड़ी सी बातें बताइए, हमें अच्छा लगता है ये देख के। और कुछ डाउट्स आया था आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर दैट। बाकी 2 चैप्टर्स की जो रिवीजन वीडियोस है वो मैं जल्द ही डालूंगा, राइट। मोस्टली दिसंबर में जो है वो बाकी 2 चैप्टर्स की वीडियोस आ जाएगी, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 1। चलिए, थैंक यू वेरी मच।